वहाँ तक मुझे इतना लग रहा है कि मैनुअल टेस्टर ये टास्क तो रहेंगे, मतलब काम तो रहेगा, बट ये रोल थोड़ा-सा खतरे में है अभी। जॉब्स नहीं मिल रहे, तो आपको क्या लग रहा है कि सच में रिसेशन चल रहा है 2024 में, ओपनिंग्स कम है अभी? बट जब बाहर देख रहे हो तो पूरा टटोल लो फिर, नहीं तो ऐसा हो जाता है कि समटाइम्स यार मेरा इंटरव्यू हुआ जावा सेलेनियम पे, लेकिन मेरे पास काम थमा दिया वही मैनुअल टेस्टिंग का जो मैं उधर से छोड़ के आया था। बिना टेस्टर्स के काम नहीं चलता आपके, ठीक है? डेवलपर खुद की गलती नहीं निकाल सकता। गुजराती में कहावत है कि जेनो काम तेनो करो करे, बीजो करे गोता खाए। मतलब हाँ, जो जो जिसका काम जानता है वही करेगा, दूसरा करेगा तो गोते खाएगा। जॉब सिर्फ 2 ही सूरतों में जाती है, जिस दिन आपकी स्किल कम हो जाए उस दिन चली जाती है, या फिर जिस दिन क्लाइंट के पैसे खत्म हो जाए उस दिन चली जाती है। जॉब नहीं माँगो, काम दिखाओ कि मुझे क्या आता है। ऑटोमेशन आता है लेकिन करंट कंपनी में इतना एक्सपोज़र नहीं मिल रहा है। तो वो बाहर दूसरी कंपनी में फिर कैसे बताए कि मेरे को ऐसा ऑटोमेशन टेस्टर आप हायर कर लो? तो सैलरी कितना मिल सकता है ये 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। आप कितना एक्सपर्टीज़ ला रहे हो टेबल पे, आप क्या वैल्यू एडिशन देने वाले हो उस टीम के लिए, उसके ऊपर बड़ा निर्भर करता है, और दूसरा आप बार्गेन कैसे कर पा रहे हो, उसके ऊपर बड़ा निर्भर करता है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई ऑटोमेशन में स्टार्ट कर रहा है तो आपको क्या लगता है कौन-सा टूल वो पहले सीख सकता है? उससे वो ईज़िली एटलीस्ट ऑटोमेशन में आ जाएगा? तो वैसा हर नई टेक्नोलॉजी सीखते समय मतलब ये होगा, इट्स लाइक यू नो जैसे सांप अपनी केंचुली उतारता है ना, बस वही कहानी है। उसको भी वो केंचुली उतारते समय बहुत तकलीफ होती है भाई, बट लेकिन वो जब उतर जाते हैं तो चमक के बाहर आता है। तो जॉब नहीं जाती फिर आपकी। ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यूअस लर्निंग का है। जिस दिन आप लर्निंग बंद कर दोगे ना, उस दिन फिर गर्दन पे आपकी तलवार है। तो मुझे एक बात बताओ अविनाश, के कोई एक कैंडिडेट है जो फिलहाल अभी मैनुअल टेस्टिंग में है, तो आपको क्या लगता है कितने साल के बाद उसको मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन में मूव हो जाना चाहिए? सो दिस इज वेयर एआई कैन हेल्प यू। एआई कैन नॉट रिप्लेस यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट थे, उनका नाम है अविनाश, जिनको मोर देन 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, और ये कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है, जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुके हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कि अगर आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप ऐसा ऑटोमेशन टेस्टर कैसे स्विच कर सकते हो? करंट जॉब मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है? फिर आपको कितने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद डीएसए प्रिपेयर कर लेना चाहिए? तो सबसे पहले हम लोग अविनाश के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ओवर टू यू अविनाश। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, जो आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मेरी बातें रखने का मौका दिया। सो और आपके व्यूअर्स को भी थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सो माय नेम इज़ अविनाश पिंगळे, और मुझे अराउंड 7.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ऑटोमेशन टेस्टिंग में, जहाँ पे मैंने मेजरली जावा सेलेनियम पे काम किया हुआ है, और सेलेनियम के डिफरेंट डिफरेंट टूल्स लाइक सेलेनियम ग्रिड, उसके ऊपर भी काम किया हुआ है। आई हैव ऑल्सो वर्कड ऑन परफॉर्मेंस टेस्टिंग यूजिंग जेमीटर एंड गैटलिंग, जहाँ पे मैंने जेमीटर और गैटलिंग का इस्तेमाल करके यूआई और एपीआई का बहुत परफॉर्मेंस टेस्टिंग भी किया हुआ है। सो ड्यूरिंग माय टेन्योर मैंने काफ़ी सारा फ्रेमवर्क डिज़ाइनिंग या फिर फ्रेमवर्क्स एक्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स को एनहांस करना, ये सब चीज़ें की है। टेस्ट केसेस का मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने की हुई है अलॉन्ग विद सम मैनुअल टेस्टिंग हियर एंड देयर। तो आफ्टर दैट आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम आईटी, एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड माय ओन वेंचर ऑफ आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, जहाँ पे हम लोग यही सारी ट्रेनिंग जो हम लोग यूज़ कर चुके हैं या फिर देख चुके हैं, वही हम जो न्यू एस्पायरेंट्स है, आईटी एस्पायरेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। एंड द वेंचर नेम इज टेस्टिंग शास्त्र। सो आई एम वर्किंग एज कॉर्पोरेट ट्रेनर एट आवर ओन वेंचर नाउ। तो अविनाश, सबसे पहले तो जब आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, तो आपने ऐसा क्यूए क्यों स्टार्ट किया था? ऑनेस्टली स्पीकिंग सिद्धार्थ भाई, ऐसा कोई मतलब फिक्स करके नहीं था। मतलब इनिशियली आई हैड दैट फियर, मेरे दिमाग में वो फियर था कि यार मेरे से कोडिंग हो गई नहीं होगा कि नहीं होगा। सो फिर किसी ने बताया कि मैनुअल टेस्टिंग कर लो, उसमें तो कोई कोडिंग नहीं है। तो फिर मैंने मैनुअल टेस्टिंग सीख लिया और समहाउ आई गॉट इनटू जॉब। फिर जॉब मिलने के बाद में जब इस फील्ड को अच्छे से समझा, तब पता चला कि यार कोडिंग के बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर समहाउ आई एंटर्ड इनटू ऑटोमेशन टेस्टिंग। करियर के बहुत अर्ली स्टेज में ही मैंने ऑटोमेशन और उसके टूल्स को सीखना शुरू कर दिया था। मतलब मैंने मेरा करियर सेलेनियम 2.0 वर्जन से भी शुरू किया है, जब मैंने मेरी पहली कंपनी में काम किया था तो। लेटर आई वर्कड ऑन सेलेनियम 3, फिर अभी मैं बच्चों को सेलेनियम 4 भी पढ़ाता हूँ। तो मतलब अ, बाद ऐसा कुछ था नहीं कि करियर क्यूए से शुरू करना है या फिर कुछ ऐसे माइंड में नहीं था। वो रोल क्या होता है उसके बारे में भी बहुत जानकारी नहीं थी। सिर्फ़ इतना पता था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पता था। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड।
करेक्ट, अभी भी वैसे ही है, मतलब अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है। फिर जब फर्स्ट जॉब मिलता है तब पता चलता है कि अच्छा, टेस्टिंग करके एक प्रोफेशन है और उसमें भी हम लोग काम कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली तो यही यही मैं अभी जो आने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी समझाता हूँ कि जिस प्रोफ़ेशन में आप जा रहे हो ना उसको पहले समझ लो, उसको पहले टटोल लो कि फ्यूचर में मेरे साथ उसके साथ क्या हो सकता है? मेरा वो स्वभाव है कि नहीं है? मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि यू शुड हैव सेंस ऑफ टेस्टिंग। मतलब ऐसा नहीं कि आपने जावा सीख लिया, सेलेनियम सीख लिया, आप टेस्टर बन गए। या फिर आपने आईएसटीक्यूबी पूरा घोल के पी लिया तो आप टेस्टर बन गए, नहीं बनते आप टेस्टर। टेस्टर बनने के लिए आपके पास में एक सेंस होना चाहिए, जिससे आप अटेंशन टू डिटेल्स को ऑब्ज़र्व करते हो। मतलब डिटेल्स की तरफ ध्यान देते हो, आप बारीक-बारीक, छोटी-छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हो, देखते हो उनकी तरफ, अलग नज़रिया रखते हो, तब आप बन सकते हो टेस्टर। बाकी जो जावा, सेलेनियम है या फिर साइप्रेस है या फिर वेबड्राइवर आईओ है या प्लेराइट है, ये सिर्फ़ टूल्स है उस सेंस को इनकॉर्पोरेट कराने के लिए। तो अविनाश, आपको क्या लगता है आज के टाइम में अगर एक बंदे को या बंदी को सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग आता है, क्या वो उसका करियर अच्छा रहेगा आगे भी? जहाँ तक मैं अभी इस मार्केट को देख पा रहा हूँ इतने दिनों इतने सालों से मैंने देखा हुआ है, वहाँ तक मुझे इतना लग रहा है कि मैनुअल टेस्टर ये टास्क तो रहेंगे मतलब काम तो रहेगा, बट ये रोल थोड़ा-सा खतरे में है अभी क्योंकि सिर्फ़ मैनुअल टेस्टर कोई नहीं हायर करना चाहता। एवरीबॉडी वांट्स अ जैक ऑफ ऑल मतलब ऐसा बंदा चाहिए जिसको थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा सब कुछ आता है। सिर्फ़ मैनुअल टेस्टिंग में सिर्फ़ वही बंदा चलेगा जिसका डोमेन एक्सपर्टीज़ काफ़ी अच्छा है। मतलब मान लो आपका पेमेंट डोमेन्स है, बैंकिंग डोमेन है, बीएफएस में से कोई सी भी डोमेन ले लो आप। तो उनमें डोमेन एक्सपर्टीज़ अगर आपका है और आप मैनुअल टेस्टर हो, तो शायद आप सर्वाइव कर जाओगे। बट व्हाट अबाउट दोज़ पीपल हू आर स्टार्टिंग देयर करियर और वो डोमेन एक्सपर्ट नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं कभी भी मैनुअल टेस्टिंग सजेस्ट नहीं करता एंड दैट इज़ व्हाई वी आल्सो डोंट सेल दैट कोर्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग हम सेल भी नहीं करते वो। सो मैं हमेशा सब लोग को यही बोलता हूँ कि यार मैनुअल में करियर शुरुआत करने का अभी समय नहीं है। द रोल हैज़ बीन इवॉल्व्ड अ लॉट बहुत सारा इवॉल्व हो चुका है। मतलब जो 2013-14 में लोग माँगते थे कि सेलेनियम आया चलेगा, जावा थोड़ा बहुत आया तो भी चलेगा। बट नाउ वी आर इंटू 2024 यहाँ पे अभी जावा का सब कुछ माँगते हैं। कलेक्शन भी अच्छे से आना चाहिए, डीएसए भी आना चाहिए टेस्टर को, बाकी सब चीज़ें आनी चाहिए। सो मार्केट इज़ कंटीन्यूअसली इवॉल्विंग। तो मैनुअल टेस्टिंग का रोल है ना, ये तो काम तो रहेगा। मैनुअल टेस्टिंग काम नहीं खत्म हो सकता, कभी नहीं खत्म हो सकता। बट ये रोल थोड़ा-सा इवॉल्व हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर रैपर्स लग जाएँगे। अरे! मतलब आज के टाइम पे कंपनी सोचेगी कि ऐसे लोगों को हायर करे जिनको मैनुअल प्लस ऑटोमेशन दोनों स्किल आता है, ताकि वो मैनुअल भी कर पाए और फिर ऑटोमेशन भी कर पाए। एग्ज़ैक्टली आप सोचो ना अगर आपका स्टार्टअप कंपनी होता, आपके पास में 5 करोड़ का बजट होता और आपको 5 क्यूएज़ हायर करने होते और ऑब्वियसली आप फ्रेशर तो लेंगे नहीं, तो आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदे लेंगे। बट यू नेवर नो कि आपके पास आज जो क्लाइंट है, कल उठ के दूसरा भी क्लाइंट आ सकता है, जिसकी शायद दूसरी रिक्वायरमेंट हो। उस समय आप दूसरे बंदे हायर नहीं कर सकते। बीइंग स्टार्टअप आपकी वो स्ट्रगल होती है। अब मैं थोड़ा-सा बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करूँ, तो मेरा भी स्टार्टअप है। आई ऑल्सो नो व्हाट इज़ द क्रंच ऑफ हायरिंग पीपल। तो लोगों को हायर करते समय मैं पहले से ही ऐसा बफर बंदा हायर कर लेता हूँ, जो मैं हियर एंड देयर मतलब थोड़ी देर यहाँ पे चलाऊँ, थोड़ी देर उधर चला लूँ उसको। मतलब उसके पास बेसिक स्किल दोनों के रहे, फंडामेंटल स्किल कि भाई वो सेलेनियम भी कर ले, ज़रूरत पड़े तो साइप्रेस भी करा ले। और ये मोस्ट ऑफ द सर्विस बेस्ड कंपनी में ऐसे ही होता है, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट हर 3 महीने या 6 महीने के बाद चेंज होते हैं, तो रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है जो भी कैंडिडेट है उसकी। सी आईटी इंडियन आईटी इंडस्ट्री इज मोस्टली सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री मतलब अगर आप इस इंडस्ट्री को ठीक से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा मेजर बिजनेस यूएस के बिजनेस पे चल रहा है अगर यूएस का बिजनेस हैम्पर हो जाता है हमारा भी इधर गड़बड़ा जाता है सब कुछ तो हमारा सर्विस बेस्ड बिजनेस है मतलब 200 मेरे हिसाब से $254 बिलियन की इंडस्ट्री है आईटी इंडस्ट्री इंक्लूडिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर उसमें से जो मतलब सॉफ्टवेयर वाला पार्ट ले लो आप तो उसमें से इन हाउस बिजनेस हमारा सिर्फ $51 बिलियन का ही है मतलब बाकी जो 200 मिलियन बिलियन बच रहा है, वो 200 बिलियन तो सर्विस पे ही है। अब यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में प्रॉब्लम ये होती है कि सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स रहेंगे, नहीं रहेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स वैसी की वैसी बनी रहेगी, नहीं रहेगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। आज वो प्रोजेक्ट चल रहा है, कल ऐसा पता चलता है कि यार पूरा ओडीसी गायब हो गया, ठीक है? एक ही साथ 60 लोगों का ले ऑफ हो गया, पूरा ओडीसी गायब दिख रहा है मेरे को, आज दिख ही नहीं रहा है, कल थे लोग सब। तो ऐसा हो सकता है। तो ये जब गायब होने का सिलसिला है ना, ये कंपनीज़ के एंड पे कॉस्ट कटिंग वगैरह जो हम सुनते हैं ना ऊपर लेमैन टर्म में, वो सब चीज़ें नहीं हैं। मान लो क्लाइंट के पास बजट ही नहीं बचा, वो अभी आगे प्रोजेक्ट को ले ही नहीं जा सकता तो वो आगे नहीं लेके जाएगा, वो पूरा टीम डिसॉल्व कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन में
2 बातें हो जाती है कि सर्विस बेस्ड कंपनी जिसने वो 60 बंदे हायर करके रखे थे, वो उनको 60 के 60 बेंच पे रख देगा या फिर 60 में से कुछ लोगों को घर जाने के लिए बोल देगा। अब कौन से लोग घर जाएँगे? ज़ाहिर-सी बात है, जिनके बारे में मुझे कोई प्रोजेक्शन नहीं रहेगा कि यार ये बंदा दूसरे प्रोजेक्ट में चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसे ही बंदे इमीडिएटली रिज़ाइन कराए जाएँगे या फिर उनको जॉब से ले ऑफ करना पड़ेगा। बट बाकी 40 तो बेंच पे रखने पड़ेंगे ना मुझे, बैकअप के लिए, ताकि नया क्लाइंट अगर मेरे पास कोई आता है या फिर एक्जिस्टिंग क्लाइंट है, उसको कुछ बंदे चाहिए, वहाँ से कुछ लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो आई शुड हैव बफर पीपल इन माय हैंड। तो ये कंपनीज़ के एंड से मैं चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वही अब कैंडिडेट ने इस चीज़ का फ़ायदा क्या उठाना चाहिए? फिर आप है ना किसी एक टेक्नोलॉजी को पकड़ के नहीं बैठो, कि यार मैंने जावा सेलेनियम पकड़ लिया, उसी में पूरा करियर कर दूँगा, नहीं हो सकता ऐसा। कल उठ के प्लेराइट या फिर साइप्रेस या फिर वेब ड्राइवर आयो या फिर ऑटोमेशन एनीवेयर या फिर एआई जेन एआई वाले कोई भी टूल आ सकते हैं मार्केट में, आपको वो सीखने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। ये प्रोसेस पूरा कंटिन्यूअस लर्निंग का है। जिस दिन आप लर्निंग बंद कर दोगे ना, उस दिन फिर गर्दन पे आपके तलवार है। सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ अविनाश के कोई एक कैंडिडेट है जो फिलहाल अभी मैनुअल टेस्टिंग में है। तो आपको क्या लगता है कितने साल के बाद उसको मैनुअल टेस्टिंग से ऑटोमेशन में मूव हो जाना चाहिए? नहीं, कितने साल का एक्सपीरियंस ऐसे नहीं होता है सिद्धार्थ भाई, मतलब जहाँ तक मैंने देखा है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके इमीडिएटली स्विच करा दो। मतलब आपके प्रोजेक्ट में भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपको चैलेंजिंग टास्क आ जाते हैं, जो कोई नहीं उठा रहा है। तो मैं ऐसी सिचुएशन में सजेस्ट करता हूँ कि आप वो उठा लो, उससे आपका लर्निंग होगा। ये लर्निंग वाला जो प्रोसेस है ना, ऐसा नहीं है कि मेरा 2 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर मैं ऑटोमेशन में स्विच करूँगा या फिर 3 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर ऑटोमेशन में स्विच करूँगा, ऐसा नहीं होता है। आपको इमीडिएटली स्विच कर देना है। मैं तो फ्रेशर्स को भी यही बोलता हूँ कि आप अपना करियर अभी से ये ऑटोमेशन टेस्टिंग से ही शुरू करो, बट मैनुअल टेस्टिंग का नॉलेज पक्का लेना है आपको, वो सेंस डेवलप करना है टेस्टिंग का। नहीं तो मैंने ऐसे भी देखा हुआ है कि पूरा कोर्स खत्म हो जा रहा है और फिर बाद में बंदे पूछ रहे हैं कि सर मैनुअल की टेस्ट केस कैसे लिखें? मैं बोलता हूँ यार पहले टेस्ट केस नहीं आती है, पहले एप्लीकेशन को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट केस इज़ जस्ट अ डॉक्यूमेंटेशन कि आपने क्या-क्या किया दिन भर में। आप डॉक्यूमेंटेशन पहले नहीं बनाते हो, उल्टा काम नहीं करोगे। टेस्टिंग चालू कर दो, चेक करो, जो-जो चेक किया उसकी टेस्ट केसेस लिखो। हालाँकि ये लेमन टर्म में मैंने बताया, टेक्निकली जाओगे तो उसमें और डिटेलिंग आ जाती है कि जैसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आ गया, वहाँ से इमेजिन करके सिनेरियोज़ को इमेजिन करके आप टेस्ट केस को ड्राफ्ट करके रख देते हो, बाद में उनको एग्ज़ीक्यूट कराते हो। मैं यहाँ पे उल्टी प्रोसेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे आप टेस्ट केस पहले एग्ज़ीक्यूट करोगे, बाद में उनको डॉक्यूमेंट करोगे, मतलब टेस्ट केस लिखोगे। तो ये सेंस बड़ा इन सब चीज़ों में ना सेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। नहीं तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि वो डेफिनिशन के हिसाब से जा रहा है कि आज मैं रिग्रेशन कर रहा हूँ, बट उसमें क्या करना है वही नहीं पता। आज मैं स्मोक कर रहा हूँ, ऐसे मैं ऐसे डिसाइड करके नहीं कर सकता कि चलो आज मैं कुछ काम नहीं है, आज मैं रिग्रेशन करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। सो यू हैव टू डू सम एड हॉक टेस्टिंग सम पॉइंट ऑफ टाइम। एड हॉक भी करना पड़ेगा आपको, गुरिल्ला टेस्टिंग कर सकते हो आप कुछ समय पे, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करा सकते हो आप अपने एंड पे बैठ के। मतलब कुछ भी आप चेक करो, बस एप्लीकेशन को बग फ्री होना चाहिए। क्लाइंट के हाथ में जब पड़े तो उसको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दैट इज़ योर टास्क बीइंग क्यूए। तो वो सीखो, वो सीखने के लिए ना कोई ऐसा समय नहीं है कि 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर मैं उसको सीखूँगा, नहीं। वो सेंस डेवलप करना पड़ेगा। अलोंग विथ दैट यू हैव टू लर्न सम न्यू टूल्स। जो भी आ रहा है मार्केट में, नाम सुन लिया, पढ़ लो। ज़्यादा नहीं लगता, मतलब फंडामेंटल अगर आपका क्लियर है ना, अगर आपको बेसिक-बेसिक चीज़ें पता है, फंडामेंटल सब कुछ पता है, बेस पक्का है, तो आप नया टूल बहुत जल्दी सीख जाते हो, समय नहीं लगता। देयर आर सो मेनी गुड यूट्यूबर्स जिनकी वीडियोज़ देख के आप महीना भर में तो वो टूल आराम से सीख जाते हो। अविनाश क्योंकि अभी आपने टूल की बात की तो अभी बहुत सारे टूल्स है ऑटोमेशन टेस्टिंग में। मुझे एक बात बताओ अगर कोई ऑटोमेशन में स्टार्ट कर रहा है तो आपको क्या लगता है कौन सा टूल वो पहले सीख सकता है? उससे वो ईज़िली एटलीस्ट ऑटोमेशन में आ जाएगा? अब ऑटोमेशन में आने के लिए ना स्टार्ट कर सकते हो आप जावा और सेलेनियम से, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। सेलेनियम के साथ में पाइथन भी जाता है और सी शार्प भी जाता है। दीज़ आर द 3 फेमस कॉम्बिनेशंस। पुणे सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट बैंगलोर और मे बी हैदराबाद वाला आईटी इंडस्ट्री। बट यहाँ पुणे में अगर आप देखोगे तो जावा सेलेनियम के, पाइथन सेलेनियम और सी शार्प सेलेनियम के काफ़ी प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं। तो अगर आप करियर शुरू करना चाहते हो तो वहाँ से शुरू कर सकते हो। अब सेलेनियम में जो बेसिक फंडामेंटल ऑटोमेशन टेस्टिंग आप सीखते हो, लगभग वैसा ही सब कुछ सेम आपको दूसरे टूल्स में भी मिल जाता है, सिर्फ़ तरीका अलग होता है। मतलब जैसे मैंने साइप्रेस पर भी काम किया हुआ है, तो सेलेनियम का तरीका और साइप्रेस का तरीका थोड़ा अलग है, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट चल रही है, यहाँ पे जावा चल रही है। तो कहने का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थोड़ी बदल सकती है, फंडामेंटल थोड़े से बदल सकते हैं, बट बेसिक तो वही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला। तो यू कैन स्टार्ट योर करियर विद जावा एंड सेलेनियम,
बाकी साइप्रेस वगैरह आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी सीख सकते हो, या फिर जब प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आ जाए तो ना नहीं बोलो, ले लो और सीख लो। मतलब ये मैंने भी मेरे करियर में एक्सपीरियंस किया कि अगर आपको एक टूल और एक लैंग्वेज आता है ना, तो आप इजीली दूसरे टूल और दूसरे लैंग्वेज में मूव हो सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट सेम रहता है, सिर्फ थोड़े सिंटैक्स और टूल का फंक्शनलिटी थोड़ा अलग हो जाता है। एग्जैक्टली वही। यूजुअली क्या हो जाता है ना, लोग जब नया टूल बोले ना कि यार वो दूसरा प्रोजेक्ट है बट उधर साइप्रस है, तो पहले ही बंदा बोलता है यार मेरे को साइप्रस नहीं आता, तो उधर का इंटरव्यू मैं नहीं देता। एचआर को बोल देते यार मैं जेडी मैच नहीं कर रहा है मेरा। नहीं करो ऐसा, इससे उल्टा मतलब आप अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लोगे। जब नया चांस सीखने का मिल रहा है तो ले लो उसको। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप उधर मतलब बहुत गिरोगे, आपको ठोकरें लगेंगी, समझ नहीं आएगा कुछ, स्ट्रगल बहुत होगी, ज़्यादा समय बैठना पड़ेगा। वो तो यार हर टेक्नोलॉजी सीखते समय होता ही है। अगर आप अपना इनिशियल कर जर्नी याद करो, तो जब जावा सेलेनियम अगर आप अभी एक्सपर्ट हो, तो सीखते समय तो नहीं थे ना। वहाँ पे तो गिर पड़ रहे थे आप, मतलब बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, 4 रिसोर्सेज़ ढूँढ रहे थे, तब जाके आपने जावा सेलेनियम ठीक से पढ़ा। तो वैसा हर नई टेक्नोलॉजी सीखते समय मतलब ये होगा, इट्स लाइक जैसे सांप अपनी केंचुली उतारता है ना, बस वही कहानी है। उसको भी वो केंचुली उतारते समय बहुत तकलीफ होती है भाई, बट लेकिन वो जब उतर जाती है तो चमक के बाहर आता है। तो जॉब नहीं जाती फिर आपकी। पर अभी ना समझो, क्योंकि ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है, मतलब बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते हैं कि हमको करंट कंपनी में ऑटोमेशन में मूव होने नहीं मिल रहा है, तो अभी हमको बाहर स्विच करना है, तो एटलीस्ट हमको रियल टाइम प्रोजेक्ट्स बताने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि जो ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए हम लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट्स ढूंढे कहाँ पे? सी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि यार रियल टाइम प्रोजेक्ट्स या फिर लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब क्या है। तो मैं एक ही बेस लाइन बोलता हूँ हमेशा कि फॉर ऑटोमेशन टेस्टर्स हमारे लिए सब कुछ एक यूआरएल है, बस बाकी कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सब कुछ वेब एलिमेंट्स है, बाकी कुछ भी नहीं है। हमारे लिए सारे के सारे टैब्स है, फ्रेम्स है एंड अलर्ट्स है एंड एवरीथिंग। उसके अलावा कुछ नहीं है। फिर हमारे सामने आप हेल्थ केयर एप्लीकेशन रख दो, ई-कॉमर्स एप्लीकेशन रख दो, बैंकिंग एप्लीकेशन रख दो। डोमेन एक्सपर्टीज़ होना अब भी आपके लिए ज़रूरत नहीं होता है, बीइंग एन ऑटोमेशन टेस्टर। क्योंकि आप अगर मैनुअल टेस्टर हो तो येस, आई वुड से कि आपको डोमेन बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। अब इस पे भी बहुत डिबेट होता है कि यार ऑटोमेशन टेस्टर्स को भी डोमेन पता होना चाहिए। बिल्कुल पता होना चाहिए, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ। बट अभी वो ज़रूरत नहीं है, अभी वो क्रंच नहीं है। अभी आप कोई-सा भी वेबसाइट उठा लो, उसके ऊपर सीधा ऑटोमेशन टेस्ट केसेस लिखना शुरू कर सकते हो। जब आप ऑटोमेशन टेस्ट केस लिखना शुरू करते हो, तब आपको पता चलता है कि फंक्शनैलिटी क्या-क्या है और कैसे-कैसे बिहेव कर रही है। उस अकॉर्डिंगली आप असर्ट्स लगाते जाते हो। और जब आप टेस्ट केस लिखते जाते हो, तब आपको पता चलता है कि मेरे फ्रेमवर्क में क्या होता तो मेरी ये टेस्ट केस और आसान हो जाती। तो थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेंगे तो फ्रेमवर्क भी ठीक हो जाएगा आपका। हालाँकि मैंने देखा है कि लोग पहले फ्रेमवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं और बाद में ऑटोमेशन टेस्ट केसेस उसको यूज़ करके लिख रहे हैं। अप्रोच गलत नहीं है, बट उससे आपको नीड नहीं पता चलती। आपका फ्रेमवर्क तभी बहुत अच्छा बनता है जब आप 100 150 टेस्ट केसेस लिख जाते हो। तब आपको पता चलता है वो 100 150 टेस्ट केसेस की जर्नी में कि यार फ्रेमवर्क में और क्या होना चाहिए। और क्या चीज़ होती तो बेहतर होता जाए। मतलब माइक्रो सर्विसेज़ आर्किटेक्चर अगर मेरे फ्रेमवर्क का रहेगा तो अच्छा रहेगा कि बिना माइक्रो सर्विसेज़ के भी चल जाएगा। पेज ऑब्जेक्ट चाहिए ही मुझे कि बिना उसके भी काम चल रहा है। पेज फैक्ट्री यूज़ करूँ कि नहीं करूँ, बिना उसके भी काम चल रहा है। ये सारे थॉट्स जो है ना, ये 100 टेस्ट केसेस के बाद ही आएँगे, उससे पहले आएँगे ही नहीं। तो उतना उतना तो लिखना पड़ेगा। फिर कोई सी भी वेबसाइट ले लो, एवरी वेबसाइट इज़ आई वुड से अ लाइव एनवायरनमेंट फॉर यू, लाइव प्रोजेक्ट फॉर यू। जैसे मैं समटाइम्स मिंत्रा का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मिंत्रा में अभी भी बहुत सारे बग्स हैं। आप उस पे ऑटोमेशन टेस्ट केसेस करना चालू कर दो। जब मैं ड्यूरिंग सेशन पढ़ाता हूँ, तो मैं दिखाता भी हूँ बच्चों को, ये देखो ये बग है। अब वो मेरे लिए शायद बग है बीइंग क्लाइंट, बट मिंत्रा के डेवलपमेंट टीम या फिर उनकी जो इन हाउस टीम है, उसके लिए वो बग नहीं, वो रिक्वायरमेंट हो। इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसलिए मैंने बहुत पहले बात की कि सेंस होना चाहिए। मेरे लिए बग है तो बग है, फिर मैं निकाल दूँगा, बात खत्म। बाद में चर्चा करेंगे, नॉट अ बग है तो फिर मार्क करेंगे जीरा में नॉट अ बग, बात खत्म। तो यहाँ पे लाइव लाइव प्रोजेक्ट अगर आपको चाहिए तो आप कोई सा भी उठा लो, मतलब मिंत्रा ले लो, अमेज़न ले लो, शॉपिफ़ाई ले लो, मीशो ले लो, ई-कॉमर्स में से देयर आर सो मेनी प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल। अगर आपको बैंकिंग और फाइनेंस चाहिए तो उसके लिए लाइव तो कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब मैंने डमी प्रोजेक्ट काफ़ी सारे देखे हुए हैं जो गिटहब पे आपको मिल जाते हैं बैंकिंग रिलेटेड, बट दे आर नॉट एक्चुअली बैंकिंग प्रोजेक्ट्स। वो बहुत छोटे हैं और उनमें बैंकिंग की टर्म्स यूज़ ही नहीं हो रही है। मतलब मान लो अगर मैं एनईएफटी या आईएमपीएस की बात करूँ, तो एनईएफटी कर दिया, आईएमपीएस कर दिया, मतलब बैंकिंग डोमेन नहीं होता। उसके अलावा भी वो बहुत कुछ है।
अब उतना लेवल तक वो डमी प्रोजेक्ट्स में नहीं हो सकता कुछ भी डेवलपमेंट। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मैं बोलूँगा कि उसको छोड़ दो। अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में वो परसेप्शन छप जाएगा कि यार मेरे को बैंकिंग डोमेन आने लग गया अभी। और वैसा अगर रिज़्यूम में छाप देंगे और इंटरव्यू में बोल देंगे, तो फिर अटक जाओगे और बहुत लंबे अटकोगे फिर। फिर वैसे नहीं करना है, तो डमी प्रोजेक्ट्स नहीं करो। जो भी आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, ये जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये नहीं करने हैं। हाँ, ई-कॉमर्स यू कैन गो एंड चेक एनी एनी काइंड ऑफ ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स भी आप जो टेस्ट करोगे, लेट्स से मैंने मिंत्रा टेस्ट किया अभी मेरे एंड पे, तो मैं कस्टमर एंड से टेस्ट कर रहा हूँ। मैं तो कंपनी एंड से टेस्ट नहीं कर रहा हूँ ना। देयर इज़ अ कस्टमर सर्विस टीम मिंत्रा के पास में, उनके साइड में कुछ और यूआई होगा। मिंत्रा के पास में सेलर्स है, सेलर्स के पास में कुछ और यूआई होगा, वो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा, वहाँ कुछ और फंक्शनैलिटीज़ होंगी। तो ये अलग-अलग यूज़र्स से जब मैं लॉगिन करूँगा उस वेबसाइट में और अलग-अलग यूज़र्स के पर्सपेक्टिव से उसको टेस्ट करूँगा, तो कंप्लीट टेस्टिंग होगा। तो कहने का मतलब आप मिंत्रा चेक करके ये भी नहीं बोल सकते आई एम ई-कॉमर्स एक्सपर्ट। सो डोमेन इज़ टोटली अ डिफरेंट स्टफ। इसलिए मैंने हमेशा एक कहा है कि ऑटोमेशन टेस्टर्स के लिए हर एक चीज़ यूआरएल है। हमारे लिए सब कुछ वेब एलिमेंट है। हमें वो जो यूआई पे बटन का कलर ग्रीन दिख रहा है, उससे कोई लेना-देना नहीं है। मुझे जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में सारे वेब एलिमेंट दिख रहे हैं, उससे मेरी दोस्ती है। डेव टूल्स में मुझे जो कुछ दिख रहा है, मेरी दोस्ती उससे है। तो कोई भी ले लो। तो अविनाश, क्योंकि आपने इंटरव्यू की भी बात की, तो नॉर्मली हम लोग बात करते हैं तो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है और स्टार्टअप होती है। तो आपको क्या लगता है, इन तीनों कंपनी को अगर कोई टारगेट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई सर्विस बेस्ड कर रहा है या फिर कोई प्रोडक्ट बेस्ड या फिर स्टार्टअप, तो क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करना चाहिए ऐसा ऑटोमेशन टेस्ट? टॉपिक्स तो बदल जाते हैं, मतलब आप जितना इस साल का एक्सपीरियंस कैरी कर रहे हो उस हिसाब से तो टॉपिक्स बदल जाएंगे, एक्सपेक्टेशंस बदल जाएंगी सब लोगों की। बट नॉर्मली अगर जनरली देखा जाए तो जहाँ तक मैंने मेरे करियर में ऑलमोस्ट 350 इंटरव्यूज़ मेरी जितनी कंपनीज़ में मैंने काम किया है टोटल मिला के क्यूमुलेटिव लिए हुए ऑलरेडी, जिसमें लोगों की एक्सपीरियंस रेंज थी लगभग 3 साल से लेके 12 साल तक के मैंने इंटरव्यूज़ लिए हुए हैं। और वो इंटरव्यूज़ में मेरा जो पर्सपेक्टिव रहा है उस पे मैं बात करूँगा रादर देन टॉपिक्स। जैसे कि देयर आर सो मेनी गुड लिंक्डइन कनेक्शंस दैट आई हैव, जैसे कि जपनीत वगैरह ये लोग हैं, ये लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस भी शेयर करते हैं व्हिच आर रियली हेल्पफुल फॉर अदर पीपल आल्सो, ठीक है? बट उससे आपका काम हो जाएगा क्या? मुझे नहीं लगता हो जाएगा, ठीक है? या फिर हो भी सकता है अगर आपका नसीब अच्छा रहे तो। मतलब वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और वहीं से आपने प्रिपरेशन कर लिया और वही पूछा गया, लग गया काम। बट व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट में तो जाके फँस जाओगे, ठीक है? तो इंटरव्यू क्वेश्चंस आर जस्ट हेल्पिंग यू टू गिव द ग्लिम्प्स ऑफ द इंटरव्यू कि क्या पूछा जाता है, क्या कैसा रहता है। जैसे मान लो मैं हमेशा पूछता था कि व्हाट इज़ मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन? मैं सारे कैंडिडेट्स को पूछा है। बट मुझे यहाँ चाहिए था कुछ और आंसर एक्सपेक्टेड। तो मुझे चेक करना था कि उस बंदे को मैं कितना कन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, तो वो कितना कन्फ्यूज़ हो रहा है और उसको टॉपिक कितने अच्छे से पता है। मैं हर हर एक कैंडिडेट को बोलता था कि व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्शन? सब लोग बोलते थे एब्स्ट्रैक्शन इज़ हाइडिंग बैकग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन और सब लोग वो एग्ज़ाम्पल देते थे एटीएम मशीन और कार का। वो बहुत घिसे-पिटे से बहुत सारे सालों से चले आ रहे एग्ज़ाम्पल्स हैं। सिर्फ़ मैं कैंडिडेट को इतना ही बोलता था कि वही एब्स्ट्रैक्शन मुझे एक्सप्लेन करो, खाली एटीएम और कार का एग्ज़ाम्पल छोड़ के एक्सप्लेन करो। तो अगर वो कर पाया, तो मुझे पता चल जाता था कि इसको समझ है। तो मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो रट के नहीं आया, जो समझ के आया है। भले गलत समझा हो चलेगा, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि ऐसे बंदे ट्रेन किए जा सकते हैं। हमेशा मैनेजर्स का पर्सपेक्टिव कभी भी देखना आप, कि बंदा ऐसा चाहिए हू कैन बी ट्रेन्ड, उसको ट्रेन किया जा सके। पहले से ही बुद्धू रहा हो, वो डेफिनेशन पढ़ के आया है, तो उसको मैं ट्रेन नहीं कर सकता भाई। वो उतना ही काम करेगा जितना मैं दूँगा। प्रोएक्टिवली कुछ नया नहीं ला सकता वो मेरे लिए। या फिर कल उठ के मेरी रिक्वायरमेंट कुछ और हो गई, तो वो मेरे लिए मोल्ड नहीं हो सकता। तो यहाँ बिहेवियरल सारी चीज़ें चेक की जाती है, ऐसा मुझे ज़्यादातर लगता है। मतलब टेक्निकल राउंड में भी मैं बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करता था, जहाँ पे मैं देखता था कि बंदा कितना क्रिटिकल थिंकर है, कितना लॉजिक को बिल्ड कर सकता है, कितना डिफरेंट थिंकिंग रखता है, कितना स्ट्रगल कर सकता है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पुट अप कर सकता है, ये सारी चीज़ें मैं चेक करता था। मतलब पैलिंड्रोम का प्रोग्राम अगर मैंने इंटरव्यू में दिया, तो मुझे आउटपुट से कोई मतलब नहीं होता था। वो प्रोसेस क्या फ़ॉलो कर रहा है पेन पेपर पे, किस तरह की स्ट्रगल कर रहा है, वो मेरे लिए देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता था। यहाँ पे मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बताऊँगा देना चाहूँगा, जिससे शायद व्यूअर्स को थोड़ा-सा और अच्छे से क्लियर आइडिया आ जाए। आई हैव टेकन वन ऑफ द इंटरव्यू जहाँ पे मैंने उस बंदे को एक प्रोग्राम दिया था, उसमें बोला था कि एरे है, इस एरे में से मुझे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट आपको फाइंड करके दिखाना है। एंड वहाँ पे जो था
एरे कुछ ऐसा था, उसमें जो मैक्स नंबर था, मतलब सबसे बड़ा नंबर था, वो डुप्लीकेट था। तो यहाँ पे क्रंच ये था कि सेकंड मैक्स नंबर निकालने के लिए आप उसको सॉर्ट करके सेकंड लास्ट इंडेक्स लेके उसको रीड नहीं कर सकते, क्योंकि सेकंड लास्ट इंडेक्स पे वही लार्जेस्ट नंबर बैठा हुआ है आपका। तो ऐसी सिचुएशन थोड़ा-सा क्रिटिकल था और उस बंदे को मैंने एक्लिप्स में करने के लिए दिया, उनको बोला कि आप अपना स्क्रीन शेयर करो। अब मैं जानबूझ के ना प्रोग्राम एक्लिप्स में देता था। मुझे ये चेक करना होता था कि वो बंदा एडिटर फ्रेंडली कितना है। मतलब उसे पता चल जाता था कि इसने कितना कोड चलाया। मतलब वो एसवाई एसओ लिख के कंट्रोल स्पेस कर रहा है तो ओके है। वो अगर लिख रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फिर गड़बड़ है। तो यहाँ से देखने में पता चल जाता था 2-5 मिनट में कि ये डेली कोडर है कि नहीं है। ये पहला पॉइंट होता था। फिर मैंने उसको एक्लिप्स में जब करने बोला, तो उस बंदे ने बोला कि मैं कलेक्शन यूज़ करूँ क्या? आई सेड यू कैन यूज़ एनीथिंग दैट यू वांट, आप कुछ भी यूज़ करो जो आपको अच्छा लग रहा है। कोई भी कांसेप्ट इस्तेमाल करो, कोई भी मेथड इस्तेमाल करो, फैक्ट्री मेथड्स इस्तेमाल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ही स्टार्टेड राइटिंग सेट सेट इक्वल टू न्यू सेट, जबकि सेट इंटरफेस है, उसका तो ऑब्जेक्ट नहीं बनता। बट उस बंदे ने एक्लिप्स में लिख दिया सेट सेट इक्वल टू न्यू सेट। अब एक्लिप्स में लिखा तो एक्लिप्स तुरंत तुरंत उधर रेड लाइन दिखाने लग जाता है, कंपाइलर में एरर मारने लग जाता है। नाउ ही टुक 15 मिनट्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। उसको 15 अगले 15 मिनट तक वो प्रॉब्लम समझ नहीं आई और मैं उसकी पूरी स्ट्रगल ऑब्जर्व कर रहा था और वो 15 मिनट में उससे वो सॉल्व नहीं हुआ। फिर बाद में उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया, जाहिर सी बात थी। एंड ही वाज हैविंग अराउंड 12 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यू विल बी सरप्राइज्ड। 12 साल का एक्सपीरियंस था बंदे का। एंड उनका रिज्यूम काफ़ी मतलब टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था और उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस भी वैसे ही किया। तो आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि यार आपको बेसिक एक्लिप्स का आइडिया तो होना चाहिए कि यार ये इधर ही लाल लाइन दिखा रहा है, मतलब इधर ही रेड है, इधर ही कुछ तो भी प्रॉब्लम है, यहीं पे जाके कुछ तो चेंज करो। अगर आप हॉवर करोगे तो वो सजेस्ट भी करता है कि यार ये इंटरफेस है, इसका तो ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते तुम। तो वहाँ पे मैं दूसरा कुछ तरीका इस्तेमाल करता, बट अनफॉर्च्युनेटली ही वाज़ नॉट एबल टू। तो इससे पता चल गया कि परहैप्स ही इज़ अ मैनुअल टेस्टर एंड ही माइट हैव लर्न ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रॉम समवेयर। कहीं से ऑटोमेशन टेस्टिंग पढ़ लिया होगा और फिर इंटरव्यू में आ गए होंगे। तो ये मेरा परसेप्शन बन गया। अब वो शायद गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बट मैंने उस एक चीज़ की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस होते थे इंटरव्यूज़ के अंदर जहाँ पे आई वाज़ फोर्स्ड टू रिजेक्ट कैंडिडेट्स। और कुछ-कुछ ऐसे इंसिडेंसेस भी थे जहाँ पे मुझे बंदे ने प्रोग्राम ठीक से नहीं लिख के दिखाया, आधा-अधूरा लिख के दिखाया। बट लॉजिकली ही वाज़ स्ट्रगलिंग अ लॉट और बहुत सारे सॉल्यूशन पुट कर रहा था, तो मैंने उसको हायर कर लिया बिकॉज़ ही वाज़ लॉजिकल थिंकर। तो मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पे मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा कि इंटरव्यू क्वेश्चंस पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा और आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, वो नहीं होता है। मेरा मेरा स्टाइल ऑफ इंटरव्यू ऐसा था कि मैं सबसे पहले फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता था, जो मार्केट में सब लोग पूछ रहे हैं और बंदा एकदम खटाखट आंसर कर देता था उसका, क्योंकि 3-4 इंटरव्यू पहले ही झेल के आया होता था। तो ऐसी सिचुएशन में बाद में मैं उन्हीं क्वेश्चंस के जो आंसर निकलते थे, उसी आंसर्स में से थोड़ा घुमा-फिरा के पूछ लेता था, जो वो आंसर नहीं कर पाता था। उससे पता चल जाता था कि ये रट्टू है। रट्टू नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। कोई इंटरव्यूअर ऐसा नहीं बोलता कि यार मेरे को रटे हुए बंदे चलेंगे। जिसने एब्स्ट्रैक्शन का डेफिनिशन बता दिया वो हायर कर लूँगा मैं। ऐसा नहीं होता, सबको आती है यार, एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनिशन सबको आती है। सबसे पहले तो यही सीखते हैं हम लोग। सो डू नॉट गो फॉर सच काइंड ऑफ डिफरेंसेस, डिफरेंस टेबल, जैसे ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग का डिफरेंस टेबल हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस का डिफरेंस टेबल हो गया। दीज़ आर वेरी कॉमन क्वेश्चन्स। बट आप उसके बियॉन्ड जाओ, उसके बियॉन्ड आप अपना खुद का डिफरेंस टेबल बनाओ कि मैंने ये एक्सपीरियंस किया। मैंने ये देखा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है बट उसमें कंस्ट्रक्टर लिखा जा सकता है। बट वहाँ कंस्ट्रक्टर क्यों है फिर? ये मेरे दिमाग में तो आना चाहिए ना। ये दिमाग में जब आएगा ना, तब हम कॉन्फिडेंटली वो सब बता सकते हैं। अदरवाइज़ हम पॉइंट रटे रहेंगे और उससे इंटरव्यूज़ क्रैक नहीं होते। इसलिए मेरा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा है ना सिद्धार्थ भाई, वो 100 में से सिर्फ 4 लोग रहा है अभी तक का। मतलब हार्डली 4 लोग। मेरे पास L2 राउंड में आते थे सब लोग। तो L1 राउंड खत्म करके L2 में आते थे। अब L2 में से भी आगे 4 जा रहे हैं। तो एचआर सबसे ज़्यादा परेशान मेरे से रहती थी। अगर वो देख रही होगी तो रिलेट कर पाएगी वो। ठीक है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट लाया है। मुझे भी ऐसे लगता है कि लोग पूछते हैं कि जैसे मैंने पूछा सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप के लिए क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहिए, मुझे भी बहुत सारे डीएम्स आते हैं। तो मैं भी उनको क्या बोलता हूँ, आप है ना इंटरव्यू क्वेश्चंस की जगह ना बेसिक्स पे फोकस करो कि क्यों है प्रोग्रामिंग में, क्यों आया ये और कैसे यूज करना है, ये समझोगे ना तो आपको कोई भी इंटरव्यू क्वेश्चंस दे देगा ना, आप उसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आप एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करके जाओगे, इंटरव्यू तो कुछ भी पूछ सकता है, अगर उसने कुछ दूसरा पूछ लिया तो आपसे होगा ही नहीं क्योंकि आप तो वही प्रिपेयर करके आए हो।
तो ये बेटर है क्या बेसिक्स पे फोकस करो कि क्या बेसिक से ही प्रोग्रामिंग में जैसे लूप से वो क्यों आया, पहले तो ये समझो क्यों आया, फिर कैसे यूज करना है, फिर कब यूज करना है। अगर ये समझ में आ गया ना, तो आप कोई भी प्रोग्राम फिर लिख लोगे इंटरव्यू में। एग्ज़ैक्टली मतलब कभी भी अगर मैं इसको रिलेट करके बताऊँ, जैसे आप किचन में कुछ खाना बना रहे हो, अब कोई डिश आप बहुत अच्छे से बनाते हो, यू आर एक्सपर्ट इनटू दैट, उसके रिगार्डिंग में कोई भी सवाल पूछ लो, आप बता दोगे ना। लेकिन कोई नया डिश है, जो फर्स्ट टाइम सीखे हो या फिर कहीं से रट के आए हो, उसके बारे में मैं कुछ घुमा-फिरा के पूछ लूँ, तो फिर तो गए ना आप। नहीं आंसर तो बता यही सब पाओगे। चीज़ होती है ना, तो आप कांसेप्ट्स को समझो, कांसेप्ट समझना इतना मुश्किल नहीं है, आप प्रोग्राम लिख के देखो। मान लो आपने ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग का डिफरेंस टेबल बनाया, जिसमें लिखा कि चलो यार कोवेरिएंट रिटर्न टाइप्स आर अलाउड ओवरराइडिंग में, मतलब चलते हैं वहाँ पे कि बड़ा डेटा टाइप पैरेंट में रहा तो चलेगा, छोटा डेटा टाइप चाइल्ड में रहा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये करके देखो ना आप एक बार, बनाओ एक क्लास, उसी मेथड बना लो, वहाँ पे रिटर्न टाइप्स अलग-अलग लिखो। विज़िबिलिटी नहीं रिड्यूस कर सकते आप चाइल्ड में, ओवरराइडिंग में। एक बार करके देखो वो चीज़, कि सही में उधर मैंने पब्लिक लिख दिया, नीचे प्राइवेट लिख दिया तो क्या होता है? ऊपर डिफ़ॉल्ट लिख दिया, नीचे पब्लिक लिख दिया चाइल्ड में तो क्या होता है? एक बार चेक करो ना, विज़ुअल मेमोरी स्ट्रॉन्ग करो आपकी। विज़ुअल मेमोरी स्ट्रॉन्ग हो गई ना, कोई नहीं रोक सकता आपको। आप बहुत अच्छे से आंसर करोगे। क्योंकि हम लोग अभी बाकी तो प्रोग्रामिंग के देयर आर सो मेनी पीपल हू आर शेयरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन्स, आप वो लिस्ट ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि हम लोग अभी प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले बहुत लोगों के दिमाग में आता है डीएसए। तो बहुत सारे फ्रेशर्स पूछते हैं, एक्सपीरियंस पूछते हैं, तो वो लोग ये पूछते हैं कि हम लोग को डीएसए कब प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ है क्या कि इतना साल हो गया एक्सपीरियंस आपको ऑटोमेशन में, तो अभी आपसे एक्सपेक्टेड है कि डीएसए आना ही चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जितने इंटरव्यूज़ दिए मेरे करियर में जब स्विच कर रहा था तब, तब मुझे बहुत बार डीएसए के बारे में जानकारी नहीं पूछी गई, और पूछी भी अगर गई तो बहुत बेसिक एल्गोरिथम्स पूछे गए, जैसे क्विक सॉर्ट हो गया या फिर बाइनरी सर्च हो गया। तो बहुत बेसिक से डीएसए वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में, सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशंस में। वो लोग मोस्टली डीएसए पे फोकस नहीं करते हैं, सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइज़ेशन जहाँ तक मैंने देखा है। वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपको कितने सारे टूल्स आ रहे हैं। एज़ आई सेड कि उन लोग को ऐसा बंदा चाहिए जो आज सेलेनियम पे चलाए, कल साइप्रस पे चला दे। फिर डज़न्ट मैटर उसको डीएसए आता है, नहीं आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि डीएसए वो कंपनीज़ ढूँढेंगी जिनको लॉजिकल थिंकर चाहिए, क्रिटिकल थिंकर्स चाहिए। क्योंकि जिसको डीएसए आता है ना, वो बंदा कमाल का लॉजिक लगा सकता है। वो बहुत क्विक होता है, बहुत रिस्पॉन्सिव होता है। जैसे मेरे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने थोड़ा-सा डीएसए के बारे में जानकारी दे दी, तो उनकी लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी हो गई। वो कोड लिखते हैं तो उनको बैकस्पेस दबाने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब डीएसए आपको हेल्प करता है आपके लॉजिक्स को इम्प्रूव कराने के लिए, और बहुत खतरनाक लेवल पे इम्प्रूव करा देता है ये। आपको एक विजुअल पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि क्या करना पड़ेगा इस एप्लीकेशन के साथ। और शायद यही सारी चीज़ें ना फिर डीए से रिलेटेड आपको प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस में ज़्यादा पूछी जाती है। जैसे आई हैव बीन इंटरव्यूड एट मास्टरकार्ड एज़ वेल, मैं मास्टरकार्ड में भी इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो वहाँ पे मुझे उन्होंने क्यू की प्रॉब्लम पूछ ली थी, सर्कुलर क्यू की। बट उन्होंने ऐसे नहीं बोला था कि अविनाश एक्सप्लेन व्हाट इज़ सर्कुलर क्यू और कैसे होता है। उन्होंने मुझे बोला एक राउंड टेबल है, उस पे फिर कुछ सिपाही बैठे हैं, हर किसी के पास तलवार है, फिर एक ने तलवार लिया, दूसरे को मार दिया, वो दूसरे को पास की तीसरे को पास किया, उसने चौथे को मार दिया, पाँचवें को पास कर दिया। ऐसे सबने एक-एक, एक-एक करते मारते आए, तो बताओ लास्ट में कितने बचेंगे और कैसे इसका प्रोग्राम लिखोगे? तो ये लोग आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं देंगे अगर आप एक्सपीरियंस में थोड़ा-सा ज़्यादा जा रहे हो तो। वो लोग आपको सिनेरियोज़ दे देंगे, प्रॉब्लम दे देंगे सॉल्व करने के लिए। व्हाई? बिकॉज़ दे वांट समवन हू कैन थिंक क्रिटिकली और नए-नए सॉल्यूशन ला सके। क्योंकि प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन में हर डे का चैलेंज है भाई, डेली का चैलेंज है, उनको नया कुछ लाना है। जैसे अगर मैं गूगल मैप की बात कर लूँ, गूगल मैप आपको दिखाता है ना कि एक पोज़ीशन से दूसरी पोज़ीशन जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कौन-सा रहेगा। अब शॉर्टेस्ट पाथ ढूँढने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम होते हैं, जैसे जैक्स्ट्राज़ एल्गोरिदम हो गया। फिर आप उसी एल्गोरिदम पे बैठे रहोगे क्या? नहीं, तो अविनाश एल्गोरिदम भी आना चाहिए ना, कहाँ से आएगा? ज़रूरत पड़ी तो। तो ये सोच रखने वाले बंदे फिर प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी हायर हो जाते हैं। वो भी प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सारी नहीं पूछती, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है। जो जायंट है, जिनके बड़े-बड़े डोमेन्स हैं, दोज़ हू रियली बिलीव इन इनोवेशंस, और वो लोग कुछ नया-नया इन्वेंट कर रहे हैं, कुछ नई-नई टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं, वो सब लोग यही पूछेंगे, और वहाँ तो पैकेज फिर जो माँगो मिल जाएगा। सो डीएस इज़ गुड, कर लो आप, कभी भी कर लो। जब आपको मतलब जब जागो तब सवेरा, ऐसी बात है। कभी भी कर लो, इट्स अ गुड चॉइस टू डू। मतलब ये सोचने का कि मैं डीएसए प्रिपेयर करूंगा तो मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा, इससे अच्छा ये सोच सकते हैं कि अगर मैंने डीएसए सीखा तो मेरी प्रोग्रामिंग इंप्रूव हो गया, उससे भी इंटरव्यू क्रैक हो सकते हैं, वो बेटर होगा ना।
हाँ, सो टैगलाइन ये है, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में कोई नहीं पूछने वाला डीएसए, छोड़ दो, एक भी सवाल नहीं आएगा, ठीक है? बहुत कम सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो डीएसए के बारे में शायद पूछेंगे, वो भी फ्रेशर को। एक्सपीरियंस वाले को तो कोई नहीं पूछती, जहाँ तक मेरी जानकारी है, ठीक है? एक्सपीरियंस वाले बंदे को कोई नहीं पूछ रहा है, उसको तो वही पूछ रहा है, भाई तूने तेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या किया, फ्रेमवर्क कितना बनाया बताओ, तुमको फ्रेमवर्क समझ आता है क्या, कुकुम्बर आता है क्या, डेस्टिन जी आता है क्या, साइप्रेस आता है क्या, कर लोगे क्या, जावास्क्रिप्ट आता है क्या, कर लोगे क्या, पाइथन आता है क्या, वो भी पूछते हैं, जावा लिखा है जेडी में फिर भी पाइथन पूछते हैं। सो कर लोगे क्या, दैट इज द ओनली क्रंच दैट दे हैव। उसके अलावा उनका कुछ है ही नहीं बेचारों का। वो तो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, उनको बेंच पे बैठाना ज्यादा देर तक परवड़ेगा नहीं, क्योंकि क्लाइंट से बिलिंग नहीं आएगा तो फिर उस बंदे को रख के क्या करेंगे बताओ। 25-25 30-30 लाख रुपए पैकेज है लोगों के, वो बंदा मैंने बेंच पे बिठा के रखा तो 2 लाख रुपए उसको देने हैं महीने के, तो कितना खर्चा होगा सोच लो, उतने में तो फ्रेशर आ जाएगा मेरा एक। देखिए, अविनाश, हम लोग ने भी ये बात की मोस्टली ऑटोमेशन टेस्टिंग रिलेटेड क्या-क्या टॉपिक्स प्रिपेयर करना चाहिए। तो कभी-कभी क्या होता है, कोई एक बंदा है जिसको ऑटोमेशन टेस्टिंग आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस कंपनी में वो काम कर रहा है, वहाँ पे उसको ऑटोमेशन का इतना एक्सपोज़र नहीं मिल रहा है या प्रोजेक्ट्स नहीं है। तो फिर अगर ऐसा कोई बंदा या बंदी है जिसको फिर ऑटोमेशन आता है लेकिन करंट कंपनी में इतना एक्सपोज़र नहीं मिल रहा है, तो वो बाहर दूसरी कंपनी में फिर कैसे बताए कि मेरे को ऐसा ऑटोमेशन टेस्टर आप हायर कर लो? अ, अगर आपको करंट कम ऑर्गेनाइजेशन में ऑटोमेशन के ऊपर काम करने के लिए बहुत मौका नहीं मिल रहा है, तो ट्राई करो सबसे पहले तो कि आप प्रोजेक्ट स्विच करा लो। लेकिन प्रोजेक्ट स्विच करते समय यू शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल एंड हम्बल। ऐसा नहीं बोल सकते कि यार करंट प्रोजेक्ट में कोई मेरे लिए है नहीं तो मैं दूसरे प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, ऐसे नहीं बोलो। अदरवाइज कंपनी का भी अपना बजट सब कुछ हिल जाता है ना। आपकी पर्सनल चॉइस है वो, आप चाहते हो कि ऑटोमेशन पे स्विच करना चाहते हो, तो यू शुड बी थिंकिंग विद द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी एज वेल। वो सोच के थोड़ा सा गोल गोल घुमा के बोल दो कि यार मेरे को प्रोजेक्ट चेंज चाहिए, बिकॉज आई कैन सी दैट माई स्किल्स आर नॉट बेटर यूटिलाइज्ड ओवर हियर इन दिस प्रोजेक्ट, तो आई वांट टू गो टू सम अदर प्रोजेक्ट वेयर ऑटोमेशन टेस्टिंग इज देयर। ये मैंने भी किया हुआ है मेरे करियर में, जहाँ पे मुझे लगा कि यार मेरे स्किल्स ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहे, या फिर मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे मैंने भी मांग लिया कि यार चलो दूसरा प्रोजेक्ट दे दो। बट यू शुड हैव अ वेरी डिसेंट रिलेशनशिप इन दैट। तो इट्स ऑलवेज ऑलवेज अ गुड चॉइस कि आप कंपनी के अंदर ही प्रोजेक्ट को स्विच करा दो। ये सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर समझो फिर भी नहीं मिल रहा है, तो फिर तो बाहर ही देखो, मतलब दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास बचता नहीं है। बट जब बाहर देख रहे हो तो पूरा टटोल लो फिर, नहीं तो ऐसा हो जाता है कि समटाइम्स यार मेरा इंटरव्यू हुआ जावा सेलेनियम पे, लेकिन मेरे पास काम थमा दिया वही मैनुअल टेस्टिंग का जो मैं उधर से छोड़ के आया था। सो आपको हर इंटरव्यू में लास्ट में मौका मिलता है, हर इंटरव्यूअर मौका देता है और वो पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? तो उस समय बहुत सारे कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं कि वो लोग बोलते हैं नो नो अविनाश आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। तो ऐसे नहीं करो, आप अपने सवाल पूछ लो। आप ये सवाल सबसे पहले पूछो उसको कि यू आर द वन फॉर हुज टीम आई एम गोइंग टू बी इंटरव्यूड, मतलब आपकी ही टीम के लिए मैं इंटरव्यू हो रहा हूँ क्या, ये पहले पूछ लो। वो अगर बोलेगा नहीं नहीं यार मैं तो बस इंटरव्यू ले रहा हूँ, ठीक है, मेरी टीम के लिए नहीं हायरिंग हो रहा है, तो फिर उसको पूछ लो कि मुझे पता, आप बता सकते हो कि जिस टीम के लिए हायरिंग हो रहा है वहाँ पे डोमेन क्या है और वहाँ पे नेचर ऑफ वर्क क्या है। इतना तो आप पूछ ही सकते हो। वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऑब्वियसली वो बंदा दे सकता है आपको, बिकॉज दैट इज नॉट ऑन रिकॉर्ड। फिर आप पूछ लो कि उस प्रोजेक्ट में आपको कुछ आइडिया है क्या, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ ये लोग इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं करते हैं? या फिर आप मुझे किसी बंदे का नाम बता सकते हो, रेफ़रेंस बता सकते हो जिससे मैं कनेक्ट हो जाऊँ, या फिर एचआर या फिर कोई भी जिससे मैं ये सवाल पूछ पाऊँ और मेरे आंसर्स मुझे मिल जाएँ। अब इससे आपको टटोल लेना है कि यहाँ पे सही में ऑटोमेशन का काम है कि नहीं है। सामने वाले का जो सेट ऑफ क्वेश्चनेयर होता है ना, उससे भी पता चल जाता है मुझे कि इनके पास में कितना ऑटोमेशन है। मतलब वो अगर मुझे, मैं अगर एक्सपीरियंस्ड हूँ और वो मुझे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जा रहा है, तो मैं समझ जाऊँगा यार इसको नहीं पता। मतलब यहाँ पे नहीं है काम फिर, या फिर है तो इतना नहीं है, या फिर अभी शुरू नहीं हुआ। तो इससे मुझे अंदाज़ा आ जाता है, सेट ऑफ क्वेश्चन से भी पता चल जाता है कि सामने वाला कितना पानी में है, इंटरव्यूअर कितना पानी में है, कंपनी कितनी पानी में है, मुझे उतना काम मिलेगा क्या, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आप सवाल पूछो, जितना जितना हो सके पूछ लो। सबसे पहले तो ये पूछ लो कि क्या डोमेन है, दूसरी चीज़ ये पूछ लो कि कितने टेस्टिंग टीम है आपके पास में। टेस्टिंग की कितनी टीम है, कितने लोगों की टीम है। मान लो उन्होंने बोला कि 4 लोगों की टीम है, तो उसमें पूछ लो कि ऑटोमेशन टेस्टिंग कितने लोग कर रहे हैं और मैनुअल कितने लोग कर रहे हैं। फिर पूछ लो कि आपका जो फ्रेमवर्क है, वो कौन से टाइप का फ्रेमवर्क है। हाइब्रिड है या फिर टीडीडी है या फिर बीडीडी है, वो पूछ लो।
फिर पूछ लो वो ऑलरेडी बना हुआ है या अभी भी मेंटेन हो रहा है, मतलब वो जिसमें अभी भी एनहांसमेंट्स हो रही है, तो ये पूछ लो। यहाँ से इन क्वेश्चन से आपको पता चल जाता है कि वहाँ पे सही में कितना काम चल रहा है। जिस जो सही में काम कर रहा है ना, वही इसका आंसर दे सकता है। कोई भी रैंडम आंसर नहीं चिपका सकता। रैंडम आंसर चिपकाने की कोशिश करेगा तो पता चल जाता है आपको कि यार नहीं है इधर। फिर उधर पैसे ज़्यादा मिल रहे हो ना, तो भी नहीं लो फिर, दूसरा कंपनी देखो। बिकॉज़ यू वांट टू होन योर स्किल्स। आपको आपकी स्किल्स को और इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। तो ऐसी सिचुएशन में पैसे ज़्यादा लेके क्या करोगे? तो स्किल्स पे ध्यान दो। सो बैलेंस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कैसे होता है, अभी उसको ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको आता है, फिर दूसरी कंपनी फिर उसको मौका देगी ऐसा ऑटोमेशन टेस्ट? बिल्कुल देती हैं। देयर आर सो मेनी कंपनीज़। जहाँ तक मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैंने मेरी टेक्निकल राउंड्स में ऐसे भी बंदे हायर किए जिनका ऑटोमेशन टेस्टिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी कम था बट नॉलेज बहुत अच्छी थी। वो लोग सोच रहे थे अच्छा, जो भी सीख के आए थे, बहुत अच्छा सीख के आए थे। वो मेरे काम का है बंदा तो मैं ले लूँगा उसको। तो यहाँ ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका प्रीवियसली ऑटोमेशन नहीं है और अभी आप रिसेंटली ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखे हो, अ, तो आप अपने मतलब आप इंटरव्यूज़ में जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि यार सामने वाला बोलेगा यार तुम फ्रेशर हो, तुमको नहीं लेंगे हम, कंसिडर नहीं करेंगे या फिर तुम्हारा प्रीवियस मैनुअल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस पूरा वॉइड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको इसको थोड़ा-सा स्मार्टली खेल के जाना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि मैंने टोटल मैनुअल टेस्टिंग किया हुआ है। आप बोल दो कि अभी तो अजाइल है, तो अजाइल में तो ऐसा नहीं होता कि भई 1 साल पहले वाटरफॉल जैसा मैनुअल टेस्टिंग होगा, 1 साल के बाद में फिर मैं देखूँगा ऑटोमेशन टेस्टिंग करूँगा जब पूरा सॉफ्टवेयर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। वाटरफॉल तो है नहीं, अजाइल है। अजाइल में तो स्प्रिंट है, स्प्रिंट 2 वीक का है आपका या फिर 1 वीक का है, कुछ-कुछ कंपनीज़ में 4 वीक का भी होता है। तो 2 वीक के स्प्रिंट में 10 दिन में आपको मैन्युअली भी और ऑटोमेशन भी सब कुछ खत्म करना है। ऑटोमेशन आप n-1 का कर रहे हो, मतलब -1 स्प्रिंट का कर रहे हो, तो वो बता दो आप। तो मतलब स्मार्टली बता के निकल सकते हो। बता दो कि मैं करंट स्प्रिंट में मैनुअल कर रहा था और अपकमिंग मतलब n-1 स्प्रिंट के अंदर मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहा हूँ। मतलब 0th स्प्रिंट पे मैं मैनुअल टेस्टिंग कर चुका हूँ और फर्स्ट स्प्रिंट में मैं मैनुअल प्लस ऑटोमेशन दोनों कर रहा हूँ। तो ये बता के अगर आप निकल जाओगे स्मार्टली, तो सामने वाले को ये भी पता चलेगा कि हाँ यार, इसने मैनुअल भी किया है, ऑटोमेशन भी किया है। टोटल नंबर में नहीं बताना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते थे पता है? अब ये पता नहीं सही रहेगा नहीं बताना, बट बहुत सारे लोग गलती ये करते थे कि 3 साल, 4 साल टोटल एक्सपीरियंस है और बोलते कि इनिशियल 2 साल मैनुअल था, बाद में ऑटोमेशन था। ऐसा नहीं होता है और वो उसमें भी आपका अगर एक ही कंपनी है, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, सेट ऑफ कंपनीज़ चेंज कर रहे हो तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपने 2 साल एक कंपनी में मैनुअल किया, दूसरी कंपनी में स्विच किया, वहाँ ऑटोमेशन किया। दिस मे हैपन। बट बंदा एक ही साल एक ही कंपनी में, एक ही प्रोजेक्ट में और बोल रहा है कि 2 साल मैनुअल किया, बाद में ऑटोमेशन किया। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑनेस्टली। तो आप अजाइल के पर्सपेक्टिव से बता के निकल जाओ। वहाँ पे काउंट में नहीं बताओ कि मेरा 2 साल मैनुअल है, 3 साल ऑटोमेशन है, 1 साल ऑटोमेशन है, ये नहीं बताओ। इससे फिर वो शायद उनके जॉब प्रोफाइल के लिए आप मैच नहीं हो पाए। क्योंकि हम लोग अभी इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना, तो मोस्टली आज तो लिंक्डइन पे भी मैं बहुत एक्टिव रहता, तो वहाँ पे भी पोस्ट देखते हैं, लोग ऐसे बोल रहे हैं कि हमको इंटरव्यू कॉल्स ही नहीं आ रहे। तो आप इसके बारे में बता सकते हो कि हम लोग इंटरव्यू कॉल्स पे कैसे लेके आए? अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो ना, तो इंटरव्यू कॉल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपके रेफरल। तो जितने भी साल आप आईटी में हो, दोस्त बना लो पहली चीज़ तो। लिंक्डइन से बनाओ, कहीं से बनाओ, कंपनी में बनाओ, जहाँ-जहाँ आप स्विच कर रहे हो वहाँ पे बनाओ, खाने के टेबल पे बना लो, दोस्त बना लो यार। नौकरी.com की ज़रूरत ही नहीं है आपको। तो जब भी आपको स्विच करने की ज़रूरत हो ना, तो सबसे पहले तो इन रेफरल्स को पहले भेज दो कि यार देखो आपकी कंपनी में कोई ओपनिंग है तो मुझे बोल देना और इमीडिएटली मिल जाता है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ इंटरव्यू कॉल्स नहीं है क्या? है। बट इंडिया की प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ भीड़ बहुत है और इस भीड़ में एचआर से भी मैं बात करता हूँ रिक्रूटिंग जो टैलेंट रिक्रूटमेंट में होते हैं, तो उन लोगों से भी मेरी बात होती है मोस्ट ऑफ टाइम। हम सेशंस भी रखते हैं गेस्ट सेशंस, उसमें भी हम बहुत अच्छी खासी चर्चा करते हैं। तो उसमें मेरा मतलब हर एचआर का एक ही क्रंच है कि वो बोलते हैं कि देखो अविनाश 7 ओपन पोजीशन रहती है ना 700 लोगों को कॉल करना पड़ता है। अब ये जो एचआर्स की प्रॉब्लम है, 7 लोगों के लिए 700 लोग कॉल करने पड़ रहे हैं। इट्स अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन। अभी 700 लोगों में आपको अगर कॉल चाहिए, तो आपको उस एचआर के जीडी के हिसाब से आपके स्किल सेट्स को मैच करके रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि उसने जीडी में जो स्किल्स डाले हैं, उसमें से 2-4 ही स्किल आपके मैच हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जैसे मैंने हमेशा देखा कि एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम अगर तुम बना लेते हो, तो आपका रिज्यूम हाइलाइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
पहली चीज़ तो। बट वो भी कितना काम करेगा, ये भी नहीं बता सकते हम, क्योंकि अभी एटीएस फ्रेंडली रिज्यूम बनाना सबको आता है। देयर आर पेड सर्विसेज एज़ वेल, ठीक है? मतलब यहाँ भीड़ है भई, और इस भीड़ में आपको चमकना अगर है ना, तो खुद को ब्रांड बनाना पड़ेगा। खुद को ब्रांड कैसे बनाओगे? आपके पास बेस्ट ऑप्शन है लिंक्डइन अभी के लिए। तो लिंक्डइन पे जाओ, जो भी आपकी लर्निंग है ना, वो पूरा वहाँ पे पोस्ट करो। जैसे मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि यार तुम हैकर रैंक कर रहे हो ना, बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हो। तो हैकर रैंक का 1 स्टार भी मिलता है ना तुमको, जाके वहाँ पे लिंक्डइन पे पोस्ट करो। जॉब नहीं माँगो, काम दिखाओ कि मुझे क्या आता है। जॉब माँगने से नोबडी विल गिव यू अ जॉब। सब लोग सिम्पैथी देंगे यार, बा उससे अच्छा कुछ नहीं दे सकते। सीएफबीआर लिख देंगे आपके कमेंट में। उस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है? रादर देन दैट आपका लर्निंग कर्व दिखाओ यार, मैंने क्या-क्या सर्टिफ़िकेशन अचीव की है, मैंने रिसेंटली कौन-सा कोर्स किया, मैंने क्या सीखा उसके बारे में डालो, टेक्निकल डिस्कशंस डालो कि मैंने ये टॉपिक को इस तरह से समझा, मैंने आज फ्रेमवर्क में ये डेवलपमेंट की, या फिर मैंने फ्रेमवर्क की ये नई स्ट्रैटेजी ढूँढ के निकाली, इससे ये हो रहा है, सेलेनियम 4 का ये फीचर मैंने इस्तेमाल किया। ये सब चीज़ें डालो, ये आपका दुकान सजा रहे हो आप, साल भर बैठ के, तब जाके कस्टमर आएँगे। आप कितनी बार जाके रिज्यूम्स डालोगे एचआर्स को? कितनी बार मेल करोगे बताओ? आपके जैसे कितने सारे कैंडिडेट्स के उसको रिज्यूम आ रहे होंगे, मेल आ रहे होंगे। वो आपका ही मेल क्यों पढ़ेगा बताओ? देयर आर सो मेनी रिज्यूम्स दैट एचआर्स आर गेटिंग। रोज़ उनको डेली का वही है बेचारों का। वो तो परेशान हो जाते हैं कि किस-किस को बुलाएँ, किस-किस को नहीं बुलाएँ। उसमें से भी देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स, एचआर के एंड से मैंने बात बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं कि जिनका इंटरव्यू शेड्यूल किया और वो बंदा ऐन वक़्त पे गया ही नहीं। उसने बोल दिया मेरा मेडिकल इमरजेंसी है, कुछ भी बोल दिया। मैंने एक कैंडिडेट से बात की थी मेरी, वो बोला सर मेरे को पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, ऑटोमेशन टेस्टिंग आता नहीं था तो मेरे इंटरव्यू शेड्यूल होते थे तो मैं बोल देता था कि मैं बाहर हूँ, मैं आज नहीं दे पाऊँगा इंटरव्यू, मैं कल देता हूँ। मतलब सोचो उस एचआर के दिल पे क्या गुज़रती होगी। तो दोनों साइड से बैलेंस बनाए रखना ज़रूरी है। वो आप तक पहुँचेगा, आप भी उस तक पहुँच जाओ। ठीक है? तो उसको जो चाहिए वो दे दो। देयर आर सो मेनी हायरिंग मैनेजर्स ऑन लिंक्डइन। वो लोग जब आपकी पोस्ट देखेंगे कि यार ये बंदा नया सर्टिफिकेशन करके आया हुआ है, साइप्रस सीख के आया हुआ है, तो कभी ना कभी उसके दिमाग में क्लिक होगा ना कि अविनाश नाम का कोई बंदा है लिंक्डइन पे, वो बहुत कुछ अच्छा-अच्छा करता रहता है। चलो उसको इंटरव्यू के लिए बुला के देखते हैं। सो इंटरव्यू कॉल्स कम है क्या? नहीं है। ये कॉल्स की जो फ्रीक्वेंसी ना कम ज़्यादा होती रहेगी। 2023 में ये कम थी, क्योंकि हमारा जो आईटी एक्सपोर्ट बिज़नेस था वो काफ़ी कम हो गया था 2023 के आसपास में। बट 2024 में वो पिक्चर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड क्वार्टर थे वहाँ पे टेस्टर्स के बहुत ओपनिंग्स थी। अगर आप देखोगे तो जैन से लेके अप्रैल मई तक आपको काफ़ी सारी ओपनिंग्स देखने को मिली। अभी फुल स्टैक डेवलपर्स की बारी है, तो फुल स्टैक डेवलपर्स की ओपनिंग अभी थोड़ी और ज़्यादा सर निकाल रही है धीरे-धीरे। तो यहाँ पे ये मार्केट सेम नहीं रहेगा, ये छोड़ो तो दुनिया का कोई मार्केट सेम नहीं रहता। कभी तो वो अप होगा, कभी तो वो डाउन होगा। आपको उस परिस्थिति को समझना है और उसके हिसाब से एक्ट करना है। अगर मार्केट डाउन है तो डू नॉट गो एंड स्विच। स्विच करने की कोशिश नहीं करो। भले ही आपको मन हो स्विच करने का या फिर कुछ परेशानी हो रही हो। अभी मार्केट नहीं एक्सेप्ट करेगा तो नहीं करो, रहने दो। जब मार्केट अप हो जाएगा देन स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर कॉल्स। अब बेस्ट टाइम जो मैंने देखा है ना हर साल का, वो होता है आपका दिसंबर एंड जब होता है या फिर जैन शुरू जब होता है ना, वहाँ से लेके मार्च का मतलब सेकंड वीक ऑफ मार्च, वहाँ तक आपको कॉल की फ्रीक्वेंसी काफ़ी अच्छी रहती है, फॉर टेस्टर्स मैं बता रहा हूँ। और अगर साल के अगर मैं 4th क्वार्टर की बात करूँ तो वहाँ पे आपको लगभग सितंबर अक्टूबर से लेके दिसंबर का फर्स्ट वीक तक बहुत अच्छी कॉल की फ्रीक्वेंसी रहती है और स्विचेस भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आइडियल टाइम है, या इसमें से कोई एक टाइम चुन लो आप और उसी समय पे कोशिश करो कि स्विच कर दो। हालाँकि ये मतलब कोई प्रूवन टाइमलाइन नहीं है कि हाँ यार इसी टाइम में बहुत जॉब रहती है, इसी में नहीं रहते। बट जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, मैंने मेरे स्विचेस इन्हीं टाइम फ्रेम्स में किए हुए हैं और मुझे अच्छी सैलरी भी मिली है और अच्छे पैकेजेस भी मिले हैं। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप जब भी स्विच करो तो टारगेट रखो कि 100% मेरे को हाइक चाहिए, मेरा सैलरी डबल ही होना चाहिए। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मूर्स लॉ है, मैं मज़ाक में बोलता हूँ उनको, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मूर्स लॉ है, वहाँ पे उसने बोला है कि हर 2 साल में नंबर ऑफ रजिस्टर डबल हो जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर चिप के ऊपर। तो यहाँ यहाँ पे भी वही लॉ लगना चाहिए, हर 2 साल में सैलरी डबल होनी चाहिए और होती है। मार्केट इज़ पेइंग यू इफ यू आर स्किलफुल। तो अविनाश, नॉर्मली हम लोग ने बहुत सारी बातें की कि टेक्निकल चीज़ें प्रिपेयर करना चाहिए।
तो आपको क्या लगता है इसके अलावा भी हम लोग को, जब हम लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपको लगता है इसके अलावा भी हमको कुछ चीज़ें हैं जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए और प्रिपेयर करके जाना चाहिए? इंटरव्यूज़ में जाने के लिए ना यू शुड हैव अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। आप जब इंटरव्यू वेन्यू में एंटर करते हो ना, तो आप डरे-डरे, सहमे-सहमे से नहीं लगने चाहिए, या फिर ऐसा एकदम मतलब बकरा काटने के लिए लेके आए, ऐसा जब फीलिंग आता है ना, इंटरव्यूअर को मज़ा नहीं आता फिर आपको सवाल पूछने में। तो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंटली जाओ, और दिमाग में ये नहीं रखना है कि आज मेरे को ऑफ़र निकालना ही है। दिमाग में ये रख के जाओ कि नहीं हुआ तो भी चलेगा, आज गप्पे मार के आने। आज जो जितना आ रहा है उतना बता दूँगा, जो नहीं आ रहा ऑनेस्टली हाथ खड़े कर दूँगा। इतना आप सोच के रिलैक्स होके उसके सामने बैठो, हैंडशेक करो यार मस्त वाला एकदम, उसको कॉन्फिडेंस फ़ील होना चाहिए उस हैंडशेक से, और फिर जाके आराम से बैठ जाओ उस चेयर पे। साउंड वेरी रिस्पेक्टफुल, आप रिस्पेक्टफुल साउंड करने चाहिए टुवर्ड्स योर इंटरव्यूअर। बहुत अच्छे से मतलब आप कल्चर्ड हो, मैनर्ड हो, ये उसको दिखना चाहिए, और आंसर करते समय अपनी पूरी जी-जान लगा दो। जितना-जितना आपने सीखा है वो सब बताओ। किसी सवाल का आपको जवाब नहीं आ रहा है तो शांत नहीं हो जाओ। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे तो एकदम ब्लैंक हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। ऐसे नहीं करो। उसको बताओ कि मुझे ये ऐसे तो नहीं आ रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा हो सकता है। आई मे बी रॉन्ग इन दैट केस। तो ऐसे बता के निकल जाओ। क्या पता वही आंसर सही हो? क्या पता आप उसके आस-पास पहुँच जाओ? कुछ ना बोलने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हो ना, तो ट्राई टू स्पीक अप, बोलने की कोशिश कोशिश करो, कुछ तो बोलो। उसके अराउंड का कुछ बोलो, आपका एक्सपीरियंस समझाओ उसको। मैं तो हमेशा मज़ाक में एक चीज़ कहता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि इंटरव्यूअर नहीं ड्राइव करता, इंटरव्यूई ड्राइव कर सकता है। मैं तय कर सकता हूँ कि मुझे अगला सवाल कौन-सा पूछे, ये भी हो सकता है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, उसके लिए आप थोड़ा-सा साइकोलॉजी समझो लोगों की, कि वो किस मूड में बैठा है। समटाइम्स इंटरव्यूअर को भी पकड़ के लाते हैं मैनेजर लोग, भाई 2 इंटरव्यू ले ले यार तू आज, ऐसा भी होता है। वो बेचारा अपने इश्यू में अटका पड़ा है, 2 जीरा उसके अभी भी कंप्लीट नहीं हुए। तो वो टेंशन में इंटरव्यू लेने आके बैठ गया, और आप उसमें से एकदम डरे सहमे से, और उसका वो अपना सिचुएशन अलग। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा करियर बन जाएगा इधर? नहीं बनेगा। वो चिल्ला सकता है, वो गुस्सा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ में, यानी ह्यूमन है। एआई तो है नहीं कि वो हर टाइम ऐसा ही बिहेव करेगा। तो यहाँ पे बड़ा अनप्रेडिक्टिव सा हो जाता है। मतलब आप जिस दिन इंटरव्यू देने जा रहे हो, उस दिन उस इंटरव्यूअर का माइंडसेट क्या है वो भी मैटर करता है, आपका माइंडसेट क्या है वो और ज़्यादा मैटर करता है, उसके प्रोजेक्ट की क्या सिचुएशन है वो भी मैटर करती है। तो इन सब सिचुएशंस को आपको टटोलना पड़ेगा ना, सेंस करना पड़ेगा। जब आप सेंस करना शुरू कर दोगे देन यू विल स्टार्ट एक्टिंग। तब आप बिहेव करना शुरू करोगे, एक्ट करना शुरू करोगे। अदरवाइज़ तो हम दिमाग में यही लेके जाते हैं, क्या क्वेश्चन पूछेगा, कलेक्शन पूछेगा क्या, हाइस्टेट और हाइस्टेबल का डिफरेंस पूछेगा क्या, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, उसका वो क्रंच है ही नहीं। शायद वो एरे का प्रोग्राम देके निपट दे, या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पूछ ले, सेलेनियम का बेसिक पूछ ले और खत्म कर दे। आप इतना इतना ओवरथिंक करके नहीं जाना है। जस्ट मेक योरसेल्फ रिलैक्स, रिलैक्स रखो। देखो जो होने वाला है वो होगा। यहाँ पे लक फैक्टर भी बड़ा मैटर करता है। जैसे मैंने कहा कि वो अगर बेचारा गुस्से-गुस्से में आया हुआ है, तो वो ऐसे ही सवाल पूछेगा जो आपको नहीं आएँगे। बिलीव मी नहीं आएँगे आपको ठीक है? तो फिर क्यों करोगे फालतू में ये सब? आप कितना क्वेश्चनेयर प्रिपेयर करके आ जाओ। आपने 100 क्वेश्चन रट लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग के, कुछ काम में नहीं आते वो एट द एंड ऑफ डे। तो यू शुड बिहेव नाइसली, ओबीडिएंटली, और बहुत अच्छे से बिहेव करो, नाइसली बिहेव करो। इफ देयर आर वुमेन इंटरव्यूअर ना, तो मैं वहाँ पे बोलूँगा कि यू शुड बी मोर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स देम। तो आप उनसे हैंडशेक ना करो, शायद नमस्ते कर दो, हाय बोल दो, उनको उनका नाम पूछ लो आप। जब आप इंटरव्यूज़ देते हो, आंसर करते हो, तो उनका नाम लेके आप आंसर करो कि जैसे मैंने बोला कि यार सिद्धार्थ भाई ऐसे हो रहा है। व्हाट आई थिंक सिद्धार्थ इज़ समथिंग लाइक दैट। सो इससे ना थोड़ा-सा पर्सनल कनेक्ट होने में आसानी हो जाती है। इंटरव्यूअर को लगता है कि यार मेरे को भी रिस्पेक्ट कर रहा है ये। सर मैडम नहीं बोलो, वो डिस्टेंस दूरी बन जाती है फिर। अगर आप सर मैडम बोलते हो तो फिर सामने वाला समझ जाता है यार ये न्यूबी है, नया बंदा है ना, ये इसको नहीं पता कल्चर आईटी का। तो डज़न्ट मैटर सामने वाला कितना एजेड है, आपसे कितना बड़ा है उम्र में, डज़न्ट रियली मैटर, बट यू शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुली कॉल हिज़ नेम। तो उसके नाम लेके आप बुलाओ उसको, हर आंसर को ऐसे-ऐसे कॉल करते जाओ। और एट द एंड ऑफ इंटरव्यू एप्रिशिएट करना नहीं भूलो, थैंक यू फॉर योर टाइम वगैरह जो भी है। आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट भी बोला, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ ना, तो अगर सामने वाला बंदा कुछ ट्राई करता रहता है तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि चलो उसको हेल्प करके एक बार आंसर तक पहुँचा ही दें।
लेकिन अगर हम लोग देखते हैं कि वो आंसर ही नहीं दे रहा, तो फिर हम लोग भी अपने साइड से कुछ हेल्प नहीं कर पाते उनको चाहते हुए भी। बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब मैं तो कितनी बार हिंट भी देता हूँ इंटरव्यूज़ में कि ये ऐसे किया तो क्या होगा, वैसे किया तो क्या होगा? अगर वो गलत हो जाता है कैंडिडेट, तो मैं बोलता था कि आर यू श्योर कि यही आंसर है? तो आई एम रेडी टू हेल्प। बट कुछ इंटरव्यूअर्स भी मैंने देखे, कैंडिडेट्स भी ऐसे देखे जो थोड़े से एरोगेंट होते हैं, या फिर वो एरोगेंट नहीं होते, बट उनका चेहरा या फिर उनका टोटल बिहेवियर ही कुछ ऐसा होता है कि वो एरोगेंट साउंड करते हैं। तो बीइंग इंटरव्यूअर मुझे उसके पर्सनल अपीयरेंस से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरे मैनेजर को हो सकती है ना। मुझे तो वो टेक्निकली चेक करना है कि कैसा है बंदा, मुझे बिहेवियर से कोई लेना-देना नहीं, मेरा मैनेजर वो देख लेगा। ही इज़ द बेस्ट वन टू चेक द बिहेवियर ऑफ दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट, वो टीम प्लेयर है कि नहीं है। तो समटाइम्स कुछ लोगों का बात करने का तरीका ही रूड हो सकता है। समटाइम्स कुछ लोग बड़े कैजुअली इंटरव्यू देते हैं। आई रिमेंबर वन इंटरव्यू जहाँ पे एक लड़की का मैं इंटरव्यू ले रहा था, एंड आई जस्ट हैव आस्क हर कि हम स्टैटिक मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं क्या? तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट बहुत मुश्किल भी नहीं था। एंड शी वाज़ लाइक कहाँ-कहाँ से लाते हो यार ऐसे सवाल? दैट वाज़ द टोन। सो ऑब्वियसली आई रिजेक्टेड हर। तो मैं ये बोलूँगा कि यू शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल। आप रिस्पेक्टफुल रहो आपके इंटरव्यू के प्रति। आपको नहीं आ रहा है, दैट्स ओके, बोल दो सॉरी, आई एम नॉट अवेयर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है, आई मे बी रॉन्ग। इतना बोल के निकल जाओ आप, इफ यू आर नॉट अवेयर। या फिर बोल दो कि सॉरी, आई डोंट हैव एक्सपोज़र ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, बट येस आई विल कीप इन माइंड दिस फॉर माय नेक्स्ट इंटरव्यूज़। इतना बोल के छोड़ दो। इससे आप दिखते हो कि आप टीम प्लेयर हो भाई, आप मेरे साथ काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कल उठ के आप सिलेक्ट कर लिया तो आप मेरे ही सर पे बैठोगे, ठीक है? ऐसा बंदा भी नहीं चाहिए ना मुझे, ज़ाहिर-सी बात है। तो यू शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल। नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। बहुत सारे इंटरव्यूअर्स आपको हेल्प करने की बहुत कोशिश करते हैं। वो आपको क्या नहीं आता ये नहीं ढूँढते, आपको क्या-क्या आ रहा है वो ढूँढने की बड़ी कोशिश करते हैं वो लोग। तो उनके हिसाब से फिर चलो आप। अविनाश, हम लोग जब अभी 2024 की बात करते हैं करंट जॉब मार्केट की, तो सब लोग ऐसे बोल रहे हैं कि रिसेशन चल रहा है, ओपनिंग नहीं है, मतलब जॉब्स नहीं मिल रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि सच में रिसेशन चल रहा है 2024 में, ओपनिंग्स कम है अभी? ओपनिंग्स कम है कि नहीं है, ये तो मैं थोड़ा-सा नैस्कॉम के हिसाब से अगर बात करें, तो 2023 में यस बिज़नेस वाज़ डाउन, हमारा एक्सपोर्ट बिज़नेस कम हो गया था। बट अच्छी बात ये थी कि हमारा इन हाउस जो हमारे जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थी, वो यूनिकॉर्न भी बन रही थी, मतलब बड़ी भी हो रही थी। तो ये थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन देखने को मिला था 2023 में, बट 24 में मुझे नहीं लगता कि ऐसा ही सिचुएशन बरकरार रहेगा दिसंबर तक। ये चेंज हो सकता है, और एज़ पर द प्रेडिक्शन ऑफ नैस्कॉम के प्रेडिक्शन के हिसाब से 2026 में ये इंडस्ट्री और ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। जहाँ पे जैसे मैंने कहा कि $254 बिलियन का भी बिज़नेस है, यही बिज़नेस आगे चल के बढ़ेगा। और ये जब बढ़ेगा तो लोगों की रिक्वायरमेंट रहेगी, प्लस लोगों की लाइफ़स्टाइल भी बहुत अच्छी हो जाने वाली है। तो जहाँ तक हम अभी अभी की सैलरी पैकेजेस देख रहे हैं, वो आपको 2026 या 2029 तक कुछ और ही पिक्चर देखने को मिले, जो कि बहुत खूबसूरत पिक्चर रहेगा। तो डू नॉट लूज़ होप, ये इंडस्ट्री में जॉब्स है, सबके लिए है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ़ टेक्निकल वाले आ सकते हैं, नॉन टेक वाले भी इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। मेरे खुद के जो टीम लीड थे, ही वाज़ अ बैचलर ऑफ आर्ट्स पास आउट। तो वो बंदा बैचलर ऑफ आर्ट्स था, एंड ही वाज़ वेरी गुड एट टेस्टिंग, और टीम मैनेजमेंट में वो बंदा बड़ा बहुत बहुत अच्छा था। रीसेंट कंपनी जो मैंने छोड़ी थी, वहाँ पे मेरी टीम में एक सीनियर डेवलपर थी, फुल स्टैक डेवलपर, शी वाज़ बैचलर ऑफ आर्ट्स ग्रेजुएट। तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी सिर्फ़ टेकीज़ को हायर करती है, ये कंपनी ऐसे सारे बंदों को हायर करती है जिनके पास स्किल है, डिग्री कोई सा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वन ऑफ माय फ्रेंड हैव टूक इंटरव्यू इन पोलैंड, उसने पोलैंड में इंटरव्यू लिया था ऑटोमेशन टेस्टिंग फ्रेशर पोज़ीशन के लिए। वहाँ पे जो बंदे ने अप्लाई किया था उसका एज था 45 इयर्स, एंड ही वाज़ प्रीवियसली इलेक्ट्रिशियन। ओह! सो यू कैन इमेजिन कि ग्लोबली मैं बात कर रहा हूँ ना, ग्लोबली आईटी इंडस्ट्री ऐसे सारे लोगों को एक्सेप्ट कर लेती है जो लॉजिकली थिंक कर सकते हैं, क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं, नई-नई चीज़ें सीख सकते हैं। ऐसे सारे लोग रिगार्डलेस ऑफ देयर डिग्रीज़। तो जैसे अगर टोटल डेटा की बात करें तो 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे हैं हर साल, इंक्लूडिंग आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़, इंडिया में से सिर्फ। उन 15 लाख में से हर साल आईटी इंडस्ट्री 4.5 लाख लोगों से बढ़ती है, ग्रो होती है। अभी जितना स्ट्रेंथ है हमारा, उसमें वो हर साल 4.5 लाख का इज़ाफ़ा होता है।
अब उन 4.5 लाख में से 2.5 लाख इंजीनियर्स हायर हो रहे हैं और 2 लाख नॉन इंजीनियर्स हायर हो रहे हैं। मतलब 15 लाख इंजीनियर्स में से 2.5 लाख इंजीनियर्स को एक्चुअली आईटी में जॉब मिल पा रही है एज़ अ फ्रेशर। हालाँकि 2 लाख जो हम ला रहे हैं वो बाहर से ला रहे हैं, नॉन टेक वाले ला रहे हैं। या फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अभी जैसे हम प्लेसमेंट पे भी काम करते हैं, तो हमें यहाँ तक इतना पता चल रहा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ये कहना है कि हमें कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सस्ते में काम करने वाला अच्छा इंजीनियर चाहिए। सिंपल डिमांड है उनकी। वो बोलते हैं हमें बैचलर ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस बंदे को अगर मैंने लैपटॉप दिया और उसको बोला कि एक पेज बना दे, तो वो बना देना चाहिए उसने, और कोई अच्छा। रिक्वायरमेंट नहीं मेरी। सो ये सब थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाती है कब? जब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की तादाद बढ़ जाती है। और टचवुड इंडिया में अभी अगर आप 3-4 सालों से देखो तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ थोड़ा-थोड़ा सा बढ़ रही है और ग्रो हो रही है। नई-नई कंपनी शुरू हो रही है, नए-नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं लोग, नई-नई आइडियाज़ भी इन हाउस हमारे खुद के भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ इंडियन भी आगे आने लग गई है। मतलब जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि आई हैव सीन वन एग्जांपल ऑफ द कंपनी, मैं कंपनी का नाम नहीं बताता हूँ अभी, मैंने उसकी ग्रोथ बहुत क्लोज़ली देखी हुई है। वो कंपनी बाड़मेर में थी, पुणे में, एंड उस कंपनी का एक ही फ्लोर था और जब मेरा दोस्त वहाँ पे काम कर रहा था, कुछ लगभग उनके पास 70 या 80 एम्प्लॉइज़ थे। और एक फ्लोर पे उनका कुछ तो भी काम चल रहा था। नाउ अभी कट टू 4 इयर्स और मे बी 4 एंड हाफ इयर्स हो गया उस बात को। अब उस कंपनी के हिंजोड़ी में 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, खुद की, और वहाँ पे तो इमेजिन कर सकते हो आप कितने एम्प्लॉइज़ उन्होंने नए से हायर किए होंगे। तो अगर 70-80 एम्प्लॉइज़ की कंपनी इतनी ज़्यादा ग्रो कर पा रही है, तो आप सोचो यार बाकी तो कितनी ग्रो कर रही होंगी फिर। जिनके पास अपना सेल्स टीम है, जिनके पास अपने पास पैसा है मार्केटिंग पे खर्चा करने के लिए, वो कितना ग्रो हो रही होंगी, या फिर उनका कितना प्रोजेक्शन होगा कि हाँ, चलो आज खर्चा हो गया, तो भी कल निकल जाने वाला है मेरा, मुझे इतना पता है। तो देयर आर पॉजिटिव होप्स, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री डाउन हो रही है या फिर जॉब्स निकल रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, नहीं जा रहे। जॉब सिर्फ 2 ही सूरतों में जाती है, जिस दिन आपकी स्किल कम हो जाए, उस दिन चली जाती है, या फिर जिस दिन क्लाइंट के पैसे खत्म हो जाए, उस दिन चली जाती है, बस। बाकी कभी नहीं जाती जॉब। ना, क्योंकि आपने सैलरी की बात की ना, तो नॉर्मली क्यूए में या टेस्टिंग में ऐसा बोला जाता है कि इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती। तो आपको क्या लगता है एक क्यूए को कितनी सैलरी मिल सकती है? अब मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहा है, मतलब सैलरी के बारे में। जहाँ तक मैं हमेशा कहा है कि ऑटोमेशन टेस्टिंग अगर आपके पास में है और भर-भर के स्किल है, तो पैसे बहुत मिलते हैं। जैसे कि मेरा एक स्टूडेंट है, ही इज़ हैविंग अराउंड 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 6 एंड 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस नाउ। उस बंदे का 31 लैक्स का पैकेज था, ठीक है? तो 6 साल के एक्सपीरियंस पे 31 लाख 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 का पैकेज आपको मिल सकता है। इतना आप जा सकते हो। बट ये सबको है क्या? नहीं है। मैंने ऐसे भी इंजीनियर्स देखे हैं जिनका 9 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन 11.5 लाख का पैकेज है। तो यहाँ पे पैकेज की रेंज है ना, 2 चीज़ों पे बड़ी निर्भर करती है। पहली चीज़ तो आपके सेट ऑफ स्किल्स, और दूसरी चीज़ आपके बार्गेनिंग स्किल्स। ठीक है? टेक्निकल स्किल्स और बार्गेनिंग स्किल्स दोनों अच्छे होने चाहिए। आपके टेक्निकल स्किल बड़े अच्छे हैं, लेकिन आप बार्गेन ठीक से नहीं कर रहे हो, तो फिर आप नहीं जाओगे यार। मतलब मैं मज़ाक में हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि एचआर एक बजट लेके आया है घर से, और मुझे वो क्या बजट है, वो उसके दिल से निकालना है। मैं मेरा आंकड़ा नहीं बता दूँगा कि हाँ, चलो मेरे को 15 लाख चाहिए। उसका बजट 17 का होगा तो? फिर तो आपका 2 लाख का नुकसान है ना। तो आपको बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी से आनी चाहिए। अब मेरे कुछ दोस्त एचआर भी है ना, तो उनसे मेरी बात होती है ना, तो फिर ये सब ट्रिक्स एंड मतलब वो ट्रिक है ना, दिस इज़ जस्ट अ बार्गेनिंग स्किल, नथिंग एल्स, और ये इसमें कुछ बुरा ही नहीं है। एवरीबॉडी डज़ दैट। हर किसी को हक है बार्गेनिंग करने का। आप भाजी खरीदने जाते हो, वहाँ भी तो करते हो। तो यहाँ क्यों नहीं फिर? यहाँ पे भी कर लो। तो सैलरी कितना मिल सकता है, ये 2 चीज़ों पे निर्भर करता है। आप कितना एक्सपर्टीज़ ला रहे हो टेबल पे, आप क्या वैल्यू एडिशन देने वाले हो उस टीम के लिए, उसके ऊपर बड़ा निर्भर करता है, और दूसरा आप बार्गेन कैसे कर पा रहे हो, उसके ऊपर बड़ा निर्भर करता है। तो ये दोनों चीज़ें आप अगर ठीक-ठाक ले लोगे, तो आप 6 साल के एक्सपीरियंस पे 25 तक आराम से जा सकते हो, अभी का मार्केट सिनेरियो। तो पुणे का ये है, आई एम नॉट श्योर अबाउट बैंगलोर, शायद बैंगलोर या नोएडा में कुछ और स्थिति हो सकती है। अरे! तो बैंगलोर तो आईटी हब बोलते तो वहाँ पे शायद इससे ज़्यादा भी आप ऑफर निकाल सकते हो। हाँ, इन्फ्लेशन के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है। मतलब अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग देखूँ, वो पुणे के कंपैरिज़न में बैंगलोर में थोड़ा कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है। तो समझो यहाँ पे आपको 25 लाख मिल रहे हैं, तो वहाँ पे 32-35 मिल सकते हैं, या फिर थोड़ा और ज़्यादा मिल सकता है।
इट डिपेंड्स ऑन द इन्फ्लेशन रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिटी। वो सिटी की डिमांड क्या है। जैसे अहमदाबाद में कुछ लोग हैं जो 6 साल पे 5.5-6 लाख कमा रहे हैं, तो ऐसा भी होता है। मतलब अहमदाबाद में कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑब्वियसली पुणे से थोड़ा सा कम है कंपैरेटिवली। अगर देखो घरों के प्राइसेस, जो नया घर खरीदना चाहते हो आप, वो अहमदाबाद में सस्ते हैं, पुणे में थोड़े से कॉस्टली है, बैंगलोर में शायद और कॉस्टली है। तो उस हिसाब से यहाँ पे पैकेज रेंज बदल जाती है। एक्सपीरियंस पे नहीं होता ये सब चीजें। मतलब आपका 9 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 20 लाख मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि 9 साल पे 11.5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं लोग। अब 9 साल पे 11.5 लाख, मतलब कुछ तो गलती हुई होगी, तो उसको ढूंढना है हमें और उसको फिक्स करना है। तो पैकेज का रेंज मैं ऐसे नहीं बता सकता कभी, मतलब बताना ठीक भी नहीं रहेगा मुझे लगता है। बट ये मैं पक्का बताऊंगा कि आपका अभी जितना पैकेज है ना, वो नेक्स्ट 2 साल में डबल हो जाना चाहिए। ये आपका टारगेट चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा 3 साल, उसमें वो डबल हो जाना चाहिए। आज 20 है तो 3 साल बाद वो 40 ही चाहिए, फिर उसके नीचे रुकना नहीं है। फिर कैसे भी करके वो ले लो, मिल जाता है आपको। बट ज़्यादा पैसे नहीं माँगो फालतू में, ठीक है? आप कुछ तो लाने भी चाहिए ना टेबल पे यार। कुछ तो होना चाहिए आपके पास अलग, जो मैनेजर एचआर सोचे कि यार 40 लाख इसको देंगे तो ठीक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बंदा करके देगा अपने को। ऐसा कुछ आपके पास होना भी चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये भी देखना है कि उस समय मार्केट क्या चल रहा है। नहीं तो ऐसा है कि यार मेरे को डबल बोला है तो मैं डबल ही लूँगा, लेकिन मार्केट एकदम डाउन चल रहा है, कॉल के ओपनिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बजट नहीं है क्लाइंट्स के। ऐसी सिचुएशन में आप 40 पे अड़े बैठोगे तो वो भी नहीं चलेगा। मतलब समटाइम्स आपको बैकफुट पे भी आना पड़ सकता है। इट्स अ बिज़नेस। मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ सारे स्टूडेंट्स को कि वी आर इंटू अ बिज़नेस ऑफ जॉब। हम जॉब के बिज़नेस में, जहाँ पे हम हमारे दिन के 8 घंटे किसी को बेचने वाले हैं। अब रोज़ आपको सही दाम, सेम दाम मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी दिन कम मिल सकता है, किसी दिन ज़्यादा मिल सकता है। तो जिस दिन ज़्यादा मिल गया, उस दिन तैयार रहना है कि कम भी ले सकता हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं, बट टिका रहूँगा। पैर जमा के रखूँगा इधर मैं। सो थोड़ा-सा बैलेंस करना पड़ेगा। सैलरी रेंज या फिर बहुत ग्रीड में नहीं फँस जाना है। ग्रीडी बन गए ना तो फिर आप सस्टेन नहीं कर पाते, उखड़ दिए जाते हो, या फिर आपकी जगह कोई और ले लेगा। तो लेकिन आजकल ये भी बातें बहुत चल रही है कि टेस्टिंग है ना, आजकल तो डेवलपर ही टेस्टिंग कर रहे हैं, तो क्यूए की आगे जाके जरूरत ही नहीं होगी। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? आपको भी लगता है कि ऐसा होगा कि डेवलपर टेस्टिंग कर लेगा और क्यूए का काम खत्म हो जाएगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता, किसी इंडस्ट्री में नहीं हो सकता, ठीक है? इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैनुअल टेस्टर अभी खत्म हो गया जॉब, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है? ना मैनुअल टेस्टिंग मर सकता है, ना टेस्टिंग मर सकता है, किसी भी फील्ड से नहीं मर सकता, किसी इंडस्ट्री से नहीं मर सकता। फिर आप मैकेनिकल में चले जाओ, ऑटोमोबाइल में चले जाओ, आईटी में चले जाओ, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, टेस्टर्स चाहिए आपको। बिना टेस्टर्स के काम नहीं चलता आपके, ठीक है? डेवलपर खुद की गलती नहीं निकाल सकता, करेक्ट। नहीं निकाल सकता वो, ठीक है? और जहाँ तक मैंने देखा है कि अगर आपकी टीम में टेस्टर अच्छा नहीं है ना? तो विंडोज़ वाले इश्यू आ जाते हैं फिर लटकते हैं लोग, ठीक है? सो यू शुड हैव गुड टेस्टर्स। आपके पास में टेस्टर अच्छे होने चाहिए भई, ताकि वो आपके क्लाइंट को सीमलेस एक्सपीरियंस दे पाएँ। ये चीज़ डेवलपर नहीं सोच सकता, बिकॉज़ उसकी ट्रेनिंग वैसी नहीं हुई है। डेवलपर की ट्रेनिंग वैसी नहीं हुई है। वैसे करा सकते हैं क्या? हम नहीं करा सकते। डेवलपर टेस्टिंग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही बात की कि सेंस होना चाहिए एक। तो डेवलपर के पास डेवलपमेंट का सेंस है, लॉजिक का सेंस है, उसके पास शॉर्टकट्स के सेंस है, वो एल्गोरिदम डिज़ाइन कर सकता है। शायद मेरे पास वो सेंस नहीं है, बट मेरे पास ये सेंस है कि मैं सिस्टम की गलतियाँ निकाल सकता हूँ। मुझे पता चलता है कि यूज़र को क्या चीज़ें खटकेंगी, क्या चीज़ें बुरी लग सकती है। मैं यूज़र पर्सपेक्टिव से सोच सकता हूँ, और ये स्किल सिर्फ़ टेस्टर के पास है, ना कि डेवलपर्स के पास। तो इट्स नॉट अबाउट जावा, सेलेनियम, प्लेराइट और टूल्स जो भी आप देख रहे हैं ना, उसकी उसकी कहानी है ही नहीं है। यहाँ पे कहानी कुछ और ही है। यहाँ पे सेंस की बात चल रही है। आपको यूज़र को सीमलेस एक्सपीरियंस देना है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देना है। उसके लिए आपको अपने एप्लीकेशन में बैठ के सब सब कुछ करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, आपको बारीक-बारीक चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी, और ये डेवलपर कभी नहीं कर सकता, उसका ट्रेनिंग वैसा हुआ ही नहीं है, ना ही हो सकता है। कोई डेवलपर टेस्टिंग नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई बोलता है ना कि डेवलपर टेस्टिंग कर लेगा और मेरी टीम में टेस्टर की ज़रूरत ही नहीं है, फिर मैं बोलता हूँ, फिर देखो तुम। भगवान भरोसे। फिर फिर क्या होगा यार, तो भगवान भरोसे है सब कुछ, ठीक है? और ये नहीं पॉसिबल यार, है ही नहीं। मतलब हाउ कैन अ डेवलपर बी अ टेस्टर? नहीं बन सकता। टेस्टर डेवलपर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता।
दोनों की ट्रेनिंग, दोनों की अपब्रिंगिंग अलग है, दोनों के स्किल सेट्स अलग है, दोनों का माइंडसेट अलग-अलग है। तो उस सिचुएशन में कोई एक दूसरे का काम नहीं कर सकता है। गुजराती में एक कहावत है कि जेनो काम तेनो करो करे, बीजो करे गोता खाए। मतलब हाँ, जो जो जिसका काम जानता है वही करेगा, दूसरा करेगा तो गोते खाएगा। तो यही कहानी हो जाएगी अगर डेवलपर टेस्टिंग करने बैठ जाएगा तो। मैं मेरी गलतियाँ क्यों निकालूँगा बताओ? कोई स्टोरी है जो मैंने डेवलप की है, मैं मेरे मैनेजर को बोलूँगा इसमें 4 बग है, नहीं नहीं बोलूँगा बोलो। मैं। अगर रहेगा तो भी मैं बोलूँगा हाँ, ओके, ओके जाओ प्रोडक्शन में। ये होता है, नया नहीं है। सो डेवलपर्स कैन नॉट बी अ टेस्टर एट ऑल। अगर मैं मैनेजर होता तो मैं कभी ये सब गलती नहीं करता कि डेवलपर को ही टेस्टर बना दिया। तो ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है यार। तो टेस्टर्स टेंशन मत लो, मतलब आपका जॉब खतरे में नहीं है डेवलपर की वजह से। अरे हो ही नहीं सकता। अजाइल के हिसाब से आपको 4:1 या 3:1 का रेशियो मेंटेन करना पड़ता है एक टीम के अंदर, जहाँ पे 4 डेवलपर या 3 डेवलपर के पीछे एक सॉफ्टवेयर टेस्टर होना चाहिए। तो अजाइल के रेशियो जो कंपनीज जो प्रोजेक्ट्स अजाइल फॉलो कर रही है वो तो ये बेसिक स्टैंडर्ड फॉलो कर ही रहे हैं। आप अपना टीम का फॉर्मेशन देख लो अगर है तो। आपके अगर 16 डेवलपर्स है तो 4 टेस्टर रहेंगे या 5 टेस्टर रहेंगे हमेशा आपके पास में टीम में। तो डेवलपर है तो टेस्टर है, टेस्टर है तो डेवलपर है। ये दोनों पूरा टॉम एंड जेरी वाला खेल है, ये चलता ही रहेगा। आप बोलोगे कि खाली मैं टॉम पे सीरीज़ चला लूँगा, नहीं चलेगा, या जेरी पे चला लूँगा, नहीं चलेगा। दोनों चाहिए यार, इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो अविनाश, मोस्टली हम लोग ने मैनुअल और ऑटोमेशन की बात की, लेकिन इसके अलावा भी आपको लगता है क्या कि एक क्यूए के लिए क्या करियर पाथ हो सकता है? क्यूएस के लिए ये बहुत बढ़िया सवाल है। मतलब जहाँ तक मैं यहाँ इस चेयर से बैठ के सारा देख पा रहा हूँ ना, ट्रेन कर रहा हूँ लोगों को, काम किया हो खुद भी, देखा हुआ है सब कुछ कि कैसे चल रहा है, हाउ द प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन। वो देख के ना बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आने वाली है मार्केट में। एआई अभी एंटर कर रहा है ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर, और अगर आप एआई ऐड ऑन कर लेते हो अपने स्किल सेट्स के अंदर, तो वो आपको श्योरली हेल्प करने वाला है। बट एआई आपको रिप्लेस कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है? ह्यूमन ब्रेन इज़ एन इंस्ट्रूमेंट जिसको रिप्लेस ही नहीं किया जा सकता। मैं मज़ाक-मज़ाक में मेरे सारे स्टूडेंट को हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि देखो, इंसान इतने करामाती है जितना एआई कभी नहीं हो सकता। हम लोग कार चलाते-चलाते दरवाज़ा खोल के मावा थूक देते हैं। तो इतने ज़्यादा स्किलफुल है हम लोग। तो सोचो आप ये एआई नहीं कर सकता। ये तो मज़ाक की बात हो गई। बट प्रैक्टिकली भी अगर मैं बात 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 बताऊँ अभी आपको, तो चैट जीपीटी में आप जो प्रॉम्प्ट देते हो, लेट्स से मैंने किसी कोड के लिए प्रॉम्प्ट दिया, नॉट नेसेसरी वो आपको सही प्रॉम्प्ट दे हमेशा। या फिर अगर मैं बेसिक अगर इंटरव्यू क्वेश्चंस के भी आंसर ढूँढता हूँ चैट जीपीटी, तो मुझे वो कुछ समटाइम्स अजीबो-गरीब आंसर देता है। लेकिन जब चैट जीपीटी मार्केट में आया तो हवा ऐसी हो गई थी एकदम से कि यार चैट जीपीटी इज़ गोना रिप्लेस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। नहीं कर सकता दोस्त। हाँ, चैट जीपीटी आने से डेवलपर की लाइफ थोड़ी आसान बन सकती है। अब आप किसी डेवलपर को ये सवाल पूछोगे ना कि कितनी आसान बन गई भाई चैट जीपीटी से तुम्हारी लाइफ, तो वो बोलेगा बहुत कुछ आसान नहीं बनी बट ठीक-ठाक काम चल जाता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे लॉजिक लगाने के लिए आपको चैट जीपीटी एक स्केलेटन तो दे सकता है, एक छोटा-सा प्रॉब्लम तो दे सकता है, बस उसमें आपको अपने हिसाब से ट्विक तो करना ही पड़ेगा। अब जब आप ट्विक करने जाओगे तो आपको वो सेट ऑफ एक्सपर्टीज़ तो आपके पास चाहिए ना कि कहाँ जाके मैं क्या चेंज करूँ? मतलब मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अच्छा डेवलपर तो वही है जिसको क्या कॉपी करे और किधर पेस्ट करे समझ में आ रहा है। ठीक है? बाकी तो सिर्फ़ ऐसी ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। तो पता चलना चाहिए। आप इससे पहले चैट जीपीटी से पहले आपके पास स्टैक ओवरफ्लो था ना, सिर्फ़ फ़र्क इतना था ढूँढने की मेहनत उधर ज़्यादा थी, इधर थोड़ी कम है। तो कुछ अलग नहीं हो रहा है। मतलब चैट जीपीटी आपको रिप्लेस कर जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। बट आप सीख गए, तो आपकी लाइफ़ आसान हो सकती है, पीसफुल हो सकती है, स्ट्रेसलेस हो सकती है। जो काम आप शायद 1 दिन में कर रहे हो, वो काम आधे घंटे में हो जाए, आधे दिन में हो जाए आपका। सो दिस इज़ वेयर एआई कैन हेल्प यू। एआई कैन नॉट रिप्लेस यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी एआई हमें रिप्लेस कर ही नहीं सकता। फ्यूचर में भी नहीं यार। अविनाश, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको? एडवाइस तो ऐसा कुछ नहीं, बट पता नहीं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने काम किया है, मेरे करियर में जो भी मैंने देखा है, वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे पुट अप करने की कोशिश की। शायद कुछ चीज़ें मैं बहुत खुल के यहाँ पे नहीं बता सकता, एज इट इज़ अ पब्लिक प्लेटफॉर्म एंड देयर आर सो मेनी स्टफ लाइक दैट टू लीव अ हैप्पी लाइफ इन एन आईटी इंडस्ट्री। व्हेयरएज़ आई हैव सीन कि लोग बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ भी यहाँ पे गुजारते हैं। ये देखने में जितनी प्यारी इंडस्ट्री है, उतनी ही यहाँ पे कुछ प्रेडेटर्स भी आपको मिल सकते हैं दोस्त।
तो यू शुड बी वेल अवेयर विथ ऑल दिस सिचुएशन। यहाँ पे पैसे कमाने आप आ रहे हो, अच्छी बात है, बट समटाइम्स आपको यहाँ की बैड सिचुएशंस को भी फेस करना पड़ सकता है। कभी कभी आप पे ऐसा समय भी आ सकता है कि यू आर जॉबलेस फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, सो डू नॉट लूज योर होप। बिलीव मी, ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, 2-4 लोगों से ये खराब नहीं होती है, या फिर 2-4 लोग इसको खराब भी नहीं कर सकते। बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पे। आई हैव नेवर सीन अ इंडस्ट्री दिस वेलकमिंग। इतनी वेलकमिंग इंडस्ट्री मैंने कभी नहीं देखी है कहीं पर भी। और लोग बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत लोग आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। जितना मैं बोल पा रहा हूँ उस सब में उन सब लोगों का कंट्रीब्यूशन है जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनसे मैंने चीज़ें सीखी हुई है। मेरे लीड्स हो सकते हैं, मेरे मैनेजर्स हो सकते हैं, या फिर जो भी हम्बलनेस थोड़ा बहुत है, तो वो सब उन्हीं मैनेजर्स से आ रहा है। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि मेरे एक मैनेजर थे विजय डाटला, उनसे मैंने ये चीज़ सीखी कि यार जब आप मैनेजर होते हो तो आप एक एक हायरार्की में एक लेवल ऊपर नहीं जाते आप। उल्टा आप 4 लोगों के कंधे से कंधा मिला के काम करते हो। तो वो जो एटीट्यूड मुझे उनसे सीखने को मिला, तो वो मेरी लाइफ में मुझे बहुत काम में आता है। उससे मैं सुखी रहता हूँ, मेंटली पीसफुल रहता हूँ। मेरे दिमाग में टेंशन नहीं आता। मेरे को ये टेंशन नहीं होता है कि कोई मैनेजर अगर मुझे कोई मतलब मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगे या फिर अचानक से मुझे ज़्यादा काम देने लगे, टारगेट करने लगे, तो उस समय मैं मेंटली प्रेशर में नहीं जाता। उस समय मेरे पास ऑप्शन होता है ऑलवेज़ रेज़िग्नेशन का। मैं खुशी-खुशी से रिज़ाइन कर देता हूँ। तो पीसफुल रहो, आराम से रहो, और ये पीस आप तभी ला सकते हो जब आपके पास बहुत स्किल है, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ बहुत अच्छे दोस्त हैं। थैंक यू सो मच अविनाश, आपने बहुत सारे इनसाइट शेयर की जिससे लोगों को हेल्प मिलेगा, जो कि हमारा मोटो था ये पॉडकास्ट करने का। सो थैंक यू, ये सब आपने जो भी शेयर किया उसके लिए। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, मेरी बातें रखने का आपने मुझे मौका दिया, और आई होप कि इनमें से कुछ बातें कुछ लोग रिलेट भी कर पाएँ, और कुछ बातें किसी को कड़वी भी लगे, ऐसी भी हो सकती है। बट दीज़ आर माय व्यूज़, माय एक्सपीरियंसेस एंड योर व्यूज़ कैन बी डिफरेंट। सो लेट अस कनेक्ट ऑन लिंक्डइन और भी बातें करेंगे। चलेगा, वही मतलब हम लोग ये पॉडकास्ट में वही चाहते हैं कि आपको क्या लगता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक का पर्सपेक्टिव अलग-अलग हो सकते हैं। बिल्कुल, जितने लोग हैं उतने पर्सपेक्टिव्स हैं। मतलब फिलॉसफीज़ तो वही से जन्म लेती है ना। अगर कोई हाँ, एक फिलॉसफी होती तो कितनी बढ़िया होती, दुनिया कितनी खूबसूरत होती। सब लोग किसी को टालते ही नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। सो आई कैन हैव माय आर्ग्यूमेंट, यू कैन हैव योर आर्ग्यूमेंट, बट वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर्स आर्ग्यूमेंट्स। ट्रोल नहीं करो यार, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ट्रोल करने में लगे रहते हैं। नहीं करो, उससे आप अपना मेंटल स्वास्थ्य पीस खराब कर लोगे, बाकी कुछ नहीं होने वाला। सो जस्ट बी हैप्पी यार। देना है तो नॉलेज शेयर करो, अच्छी बातें शेयर करो, सजेशंस दो लोगों को, शायद उसको अच्छे नहीं लगे, नहीं लगे, डजंट मैटर, बट ट्रोल नहीं करो कि यार ये तूने गलत कर दिया। समझाओ उसको, ये गलत किया तो ऐसा सही है। नहीं तो फिर आए दिन तो देयर आर सो मेनी ट्रोलर्स अवेलेबल, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच अविनाश वंस अगेन। थैंक यू सो मच सिद्धांत फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।